लाइन बोलना। अच्छा, कर्क का भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया था ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार आपका क्या था, कंप्लीट था, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक बार मैं 2 मिनट में आपका पीछे का रिवीजन करा देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो बताओ भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है टोटल, 29 डिग्री 2 मिनट। 29 डिग्री 2 मिनट। किस राज्य का सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार है, किसका है, छत्तीसगढ़ का। और न्यूनतम अक्षांशीय विस्तार किसका है, गोवा का है। नेक्स्ट, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश, दोनों तरफ में कौन सा होगा, उत्तरी अक्षांश ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद में अपन बात कर रहे थे कि भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। कौन से देशांतर में, पूर्वी देशांतर में। कौन से देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है ग्लोब पर, 179। ऊपर का जो मैंने बताया था ना 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। नेक्स्ट, कुल यदि आपसे पूछा जाए अक्षांश वर्त कितने बनते हैं, 179। और उसके दौरान आपको पूछे कि कुल अक्षांश कोण कितने हैं, 181। कुल मानात्मक कोण कितने हैं, 180। यहां तक का अपना पिछली क्लास में हो गया था, ठीक है ना। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं भाई, थोड़ा सा आपका एग्जाम का टाइम है इसलिए थोड़ी सी गति फास्ट सी रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको समझ में नहीं है तो आप दोबारा बोलेंगे क्योंकि टाइम कम है, एक संडे की संडे पढ़ाते हैं तो कोर्स नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं देशांतरीय विस्तार, कौन सा विस्तार है, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की यदि अपन लोग बात करेंगे, कौन से विस्तार की, देशांतरीय विस्तार की। तो बताओ कितने डिग्री अक्षांशीय विस्तार, कितने डिग्री देशांतर से बात स्टार्ट होगा, कितना डिग्री से भारत का देशांतरीय विस्तार स्टार्ट करोगे, फटाफट बताओ। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दोनों साइडों में क्या लगेगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना होगा, 97 डिग्री 25 मिनट। आगे भी क्या लगेगा, पूर्वी देशांतर। मैंने आपको बता दिया था क्यों लगेगा, क्योंकि अपना विस्तार के पूर्व में है, पश्चिम से अपना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बताओ कुल देशांतरीय विस्तार कितना हुआ, कुल देशांतरीय विस्तार, कुल देशांतरीय विस्तार बताओ कितना डिग्री हो जाएगा टोटल, कुल देशांतरीय विस्तार कितना होगा भारत का। तो आपका कुल देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट। कितना हो जाएगा, 29 डिग्री 18 मिनट कुल क्या हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार। अब कुछ अपन देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, फटाफट देखो। यदि अपन कुछ देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 0 डिग्री देशांतर। कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर, या इसको आप लोग बोलते हो ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा बोलते हो, ग्रीनविच रेखा, ठीक है। इस ग्रीनविच रेखा के 180 इधर है और 180 इधर है। लेकिन आपको सबको पता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये 180 और ये 180 एक ही है, ठीक है ना। जब ग्लोब घूम कर मिलेगा तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाती हैं, एक ही हो जाती है, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे कि ये आपके बीच कौन सी रेखा थी, बीच में कौन सी रेखा थी, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा थी, भूमध्य रेखा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश मान लो, चाहे इसको आप क्या मान लो, विषुवत रेखा मान लो, ठीक है। अब ध्रुवों से यानी उत्तरी ध्रुवों को किससे मिलाती है, दक्षिण ध्रुव से, उत्तरी ध्रुवों को दक्षिणी ध्रुवों से। यदि अपन बात करेंगे तो इसी प्रकार से ये रेखाएं क्या करती जाएंगी, ध्रुवों किससे, दक्षिणी ध्रुवों को क्या करती जाएंगी, मिलाती जाएंगी। 180 इधर और 180 इधर। अब समझो मेरी बात, ये दोनों एक ही हैं, तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी है बताओ, कुल देशांतर रेखा। आपका दूसरा टॉपिक भी साथ में क्लियर हो रहा है, जो कि विश्व की ज्योग्राफी का टॉपिक है। और आपको पता है कि नया दिल्ली पुलिस का सिलेबस अपडेट किया है वेबसाइट के ऊपर, ध्यान रखना। तो उसमें एक तो खेल का अलग से दे रखा है, खेल, एक राष्ट्रीय जो अपने संस्थान है ना, संस्थान वो दे रखे हैं। तो 2 टॉपिक 2 क्वेश्चन आपकी फिक्स है। यदि सिलेबस में किसी टॉपिक को अलग से लिख देता है ना तो कंफर्म वहां से क्वेश्चन देगा। यदि सिलेबस में लिख रहा है तो वहां से क्वेश्चन कंफर्म है, तो थोड़ा सा उनको ध्यान में रख लेना। कुल देशांतर रेखा बताओ कितनी है, 360। कितनी है, 360। अब आपको पूछे एक देशांतर बराबर वही मिनट होती है 4। कितनी मिनट होती है, देशांतर रेखाएं किस काम में लेते हो, समय के निर्धारण में। देशांतर रेखाएं किस काम में लेंगे, समय के निर्धारण में।
देशांतर रेखाएं किसमें काम आती हैं? समय के निर्धारण में। और जलवायु के निर्धारण में किसको काम लोगे? अक्षांश को। अरे भाई जलवायु के निर्धारण में किसको काम में लोगे? अक्षांश को। ठीक है, देशांतर रेखाएं समय के निर्धारण में उपयोग होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक देशांतर बराबर बताओ 4 मिनट। एक देशांतर बराबर 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका कि कुल नहीं सॉरी इसके अंतर्गत पूछेगा दो देशांतरों के मध्य की दूरी। दो देशांतरों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? बताओ क्या कहलाएगी? दो देशांतरों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तो आपका आंसर आएगा गोरे। क्या कहलाएगी? और दो अक्षांशों के बीच की क्या कहलाई थी? जोन या कटिबंध। जोन या कटिबंध। नेक्स्ट, दो देशांतरों की मध्य की दूरी कितनी होती है? दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होती है भाई बताओ? 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। दो देशांतरों के मध्य की क्या हो गई? ये दूरी हो गई टोटल। ये क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में काम में आएंगे, ठीक है। देशांतर आपको मिल के ये भी क्लियर होता जा रहा है साथ में, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे, हमेशा याद रखना कि जैसे ग्लोब का ये मान लो तो ये 0 डिग्री रेखा है। इन 0 डिग्री का मतलब कौन सी रेखा है? ये ग्रीनिच रेखा। इसके इधर जाओगे तो समय हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। और इसके पश्चिम में आओगे तो समय हमेशा क्या होगा? घटेगा। समझो मेरी बात। अब बताओ इसके अपन कौन सी साइड में है? ये मान लो ये ग्लोब ही मान लेते हैं अपन कि इस 0 डिग्री से अपन इधर जाएंगे तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। और इधर आएंगे तो समय क्या होगा? घटेगा। अब मेरे को आप एक चीज बताओ कि अपन कौन से देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में। तो हमेशा इस ग्रीनिच समय से अपना समय क्या है? आगे। अरे भाई कौन से देशांतर में है? अपन पूर्व में है। इस 0 के इधर यदि है ना कोई देश, अपने यहाँ है ये मान लो, तो इसके इधर है ना पर पूर्व में है, तो हमेशा समय क्या रहेगा? आगे। और पश्चिम का समय हमेशा क्या रहेगा? पीछे। सीधी सी बात। अब मेरे को ये बताओ कि जैसे अपने इस 0 डिग्री यानी आपने भारत की समय मानक रेखा किसको माना है? भारत की समय मानक रेखा। भारत की समय मानक रेखा, या इसमें एक और शब्द जोड़ देते हैं कई बार एग्जाम में, प्रधान या मोतर। क्या शब्द जोड़ देते हैं? प्रधान या मोतर। कितने को माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्यों माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को? क्योंकि ये मध्यवर्ती है। क्या है? मध्यवर्ती। क्योंकि इधर का अपना समय में ज्यादा फर्क ना आए, भारत के ज्यादा समय में फर्क ना आए, जिस यानी फर्क को कम करने के लिए इसको अपने क्या माना गया? मध्यवर्ती देशांतर। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या माना गया है? भारत की समय मानक रेखा या प्रधान समय मानक रेखा। अब आप एक चीज को बताओ मेरे को कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और पूर्व का समय हमेशा क्या रहता है? बताओ पूर्व का समय हमेशा क्या रहता है? आगे। अब देखो एक देशांतर बराबर कितने मिनट? अब ये टोटल कितने देशांतर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अपना। तो एक देशांतर बराबर कितने मिनट है? 4। तो 82 डिग्री देशांतर बराबर 82 इंटू 4। 82 इंटू 4 कितने मिनट होगी? बराबर बताओ। 4 दूनी 8 और कितना हो गया? 4 घंटे कितनी हो गई? 328 मिनट। अब ये क्या है? आधा। तो आधे की कितने मिनट? 2। तो 328 प्लस 2 टोटल कितने मिनट? 330 मिनट। 330 मिनट को आप हॉर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपके सामने कितने घंटे आ जाएंगे? बताओ कोई दिक्कत है? भाई आपको ये पता है कि अब आपको पूछे कि भारत की समय मानक रेखा या भारत की प्रधान या मोटर रेखा 82.5 डिग्री ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? सीधा सा है, आपको मैंने बता दिया कि ऐसे आएगा 5.5 घंटे। क्लियर है सबको कि एक देशांतर बराबर कितने मिनट? 4 मिनट। तो 82 देशांतर बराबर 328 और आधे की कितनी हो जाएंगी? 2 मिनट। तो टोटल कितनी मिनट हो गई? 330। और तो इसको कन्वर्ट करेंगे हॉर्स में तो कितना हो जाएगा? 5.5 घंटे। क्या है? आगे। आगे है कौन से समय से? कौन से समय से? ग्रीनविच समय से। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है।
अब देखो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर ना ये अपने 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। टोटल कितने से गुजरेगी? 5 राज्यों से। क्रम से लिख देता हूं। सबसे पहले है यूपी। कौन सा है? यूपी। फिर है एमपी। फिर है छत्तीसगढ़। फिर है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। फिर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? तो ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? क्वेश्चनों की भरमार है ये, मान लो आप। टॉपिक में यदि जो भी पढ़ोगे क्वेश्चनों की भरमार है, केवल क्वेश्चन अपने को समझने हैं, ठीक है ना। तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है? टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। अब आपको ये थोड़ी पूछेगा कितने राज्यों से गुजरती है, कभी नहीं पूछने वाला ऐसा क्वेश्चन। वो जमाना जब गया तब 1996 में, सॉरी 1996 में, 97 में, 98 में राजस्थान पुलिस में, दिल्ली पुलिस में थोक विक्रेता लगते थे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये पहले पूछते थे, आजकल वो जमाना गया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? अब आपको क्या पूछेगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से 82 डिग्री नहीं गुजरती है? फिर एक देगा आपको उत्तराखंड, यूपी, एमपी, और फिर एक देगा झारखंड। क्या दे देगा? झारखंड। या झारखंड की जगह दे देगा आपको छत्तीसगढ़। क्या दे देगा? छत्तीसगढ़। फिर आप देखोगे भाई ये तो सीरियल ही चल रही है, उत्तराखंड यूपी से लगू आता है। सही है, ये भी सही है। ये कहां से आ गया छत्तीसगढ़? इसको हटा दो। ठीक है, तो एग्जाम में थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन बन रहा है अच्छा लेवल का, अब वहां पे कंफ्यूजन तभी तो होता है। मैं तभी आपको बोल रहा हूँ 2-4 मैप भर लेना, चाहे से गलत भरो चाहे से सही भरो, लेकिन मैप जरूर भर लेना, क्योंकि मैप भरने के ऊपर कहीं होगा छत्तीसगढ़ उत्तर में चला जाएगा, कहीं दक्षिण में केरल की जगह जाएगा छत्तीसगढ़ घूम फिर कर। ठीक है ना, तो उसको सही जगह रखना है ना, तो आपको क्या भरने पड़ेंगे? मैप भरने पड़ेंगे। एक बार फटाफट नोट कर लो इनको। क्या हुआ? हाँ नोट कर लो, इस जगह वैसे क्या लिखा लग रहा है इसमें? क्वेश्चन ही तो है ही। ये कौन से स्थान पर कौन सा स्थान पर किया गया ये क्या? कौन से स्थान पर किया गया था? कौन से स्थान से निर्धारित किया गया? कौन से स्थान पे निर्धारित किया गया था? ये 1884 में इसका एक सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन डीसी में। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। वहां पे सभी भूगोलवेताओं ने ये डिसाइड किया कि इस ग्रीनविच रेखा को, यानी ये इंग्लैंड कहाँ से है? इंग्लैंड देश से होकर ये गुजरती है, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, वहां से। 85 डिग्री। अच्छा, अपने वाली को इसको कहां से, यानी हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये कहां से गुजरा गए, तो ये इलाहाबाद को आजकल अपन प्रयागराज बोलने लगे, है ना, प्रयागराज। अभी आपको इसका मैं बताऊंगा क्वेश्चन। प्रयागराज के नेमी, या तो ये मिल जाए ऑप्शन में, या फिर आपको मिलेगा ऑप्शन में मिर्जापुर। क्या ऑप्शन में मिलेगा? या तो ये मिलेगा प्रयागराज के नेमी से, या क्या ऑप्शन मिलेगा? मिर्जापुर। अभी मैं बताऊंगा 23.5 डिग्री कहां काटती है, दोनों आपस में सब डिस्कस करेंगे। एक बार ये नोट कर लो आप। और यदि आप लोगों के पास एक दूसरा ऑप्शन और है भाई ज्योग्राफी के लिए, यदि आप एग्जाम से पहले करना चाहते तो आप नोट ना करो, मैं केवल समझाऊं, तो आपका और भी जल्दी कवर हो सकता है। आपकी चॉइस है कि भाई बुक्स तो सब पढ़ रही हो घर पे, यदि आप लोग बुक पढ़ रहे हो और यदि नोट नहीं करना चाहते, केवल मैं समझाऊं तो आपका पूरा एक बार रिविजन हो जाएगा। ये एग्जाम से पहले हो सकता है, यदि आप चाहो तो बता देना। यदि आप नोट करोगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है,
मध्य से गुजरती है किसके? और आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, मैं जितना आप लोग सोच रहे हो उतना कंपटीशन है नहीं दिल्ली पुलिस में, क्योंकि मैं लगभग अभी तक ये मान लो कि 10 बैच इस बार इस दिल्ली पुलिस के पढ़ा चुका हूँ। पॉलिटिकल और ज्योग्राफी में दोनों सब्जेक्ट लेता हूँ कि एक बैच में 10-5 स्टूडेंट होते हैं, केवल 150-150, 200 की बैच है, उनमें 10-5 स्टूडेंट होते हैं जिनका वास्तव में दिल्ली पुलिस से ताल्लुक है, और बाकी के सब जय बोलने वाले होते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। रियलिटी यही है, क्योंकि वो अभी फ्रेशर है, उनको कोई लेना देना ही नहीं हुआ है। वो केवल इसलिए आते हैं कि भाई ये मान के चलो कि भाई जैसे बस घर वाले सोचे भाई तैयारी हो रही है, समझे ना मेरी बात को, तो जय नहीं बोलनी अपने को क्या करना है, तैयारी ज्यादा करनी है, ध्यान में रखो इस चीज को। तो ज्यादातर और कुछ भाई जिनको पता है कि भाई मेरे को लगना है, वो तो रियल में तैयारी कर रहे हैं, खूब बंदे तैयारी भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन औसत है ना 10% ही आता है 100 में से, कि ऐसे स्टूडेंट है जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। कुछ क्या करते हैं कि जैसे 3 दिन तो 2 उसमें आदम जी ने कहा है आप पढ़ेंगे, 3-4 दिन तो लगातार पढ़ेंगे जम के, फिर 3-4 दिन का अवकाश कुछ, ठीक है, फिर वो बराबर हो जाता है रेशियो, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है। ये क्लियर है सबको? अरे क्लियर है क्या? पूरा बोर्ड का क्वेश्चन हो गया, नोट लगाओ, नोट नीचे लिखो, नोट लगा के हो गया पूरा नोट, नोट लगा के नीचे लिखो। नोट लगा के आपको लिखना है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा तथा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तथा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के या छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है, वैसे ऐसा लिख लो, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? क्या हुआ? हाँ, रायपुर स्थान है, लेकिन उसका एक जिला पड़ता है कोरिया। कौन सा जिला पड़ता है? छत्तीसगढ़ का एक जिला है कोरिया। उस कोरिया जिले में एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। मतलब डीपली नहीं जाता है। कौन से राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। नेक्स्ट देखो, ये तो अपनी सामान्य स्थिति और किसकी बात की? विस्तार की, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि अब मेरे को आप लोग बताओ, इसको मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। समझो, भारत का उत्तरतम बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? बताओ बराबर, कौन सा है? तो ये आपका होगा इंदिरा कोल। क्या होगा? इंदिरा कोल। ध्यान में रखो, कई बार ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट भी आएगा, वहां पे कोल और पॉइंट एक ही हो जाते हैं, समझ रहे हो ना एग्जाम में। तो ये याद रखना कि कोल हमेशा अपने सर की साइड से करते हैं ना, पाँव से थोड़ी करते हैं। ध्यान में रखना, जो एडिया होती है ना अपनी एडिया, वो मान लेना अपना पॉइंट है, पूरी बॉडी का पॉइंट है। एक्यूप्रेशर देते हैं ना वहाँ पे कई डॉक्टर कि भाई एडियो को कहने का मतलब हरी घास के ऊपर चलना चाहिए, तो वो तो अपना पॉइंट है। और यहाँ से क्या करते हैं अपन? कोल। तो ध्यान में रखना, उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा कोल। और जो दक्षिणी बिंदु है ये वाला, ये है आपका कन्याकुमारी। अब कहीं होगा कहेगा कि सर इंदिरा पॉइंट है, पॉइंट भी आएगा लेकिन लेट आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। ये इंदिरा कोल हो गया, ये कन्याकुमारी हो गया। ये कौन सा है आपका? किबिथु। कौन सा है? किबिथु। कौन सा है? किबिथु। और ये पड़ता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है?
अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट ये कन्याकुमारी कहाँ पड़ती है बताओ? तमिलनाडु। कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु। इधर आ जाओ, ये है आपका सरक्रिक। कौन सा क्षेत्र है? एक कई जगह और मिलेगा गोरमोता। गोरमोता कौन से राज्य की बात हो गई? गुजरात। कहाँ की बात हो गई? गुजरात। ठीक है, ये और ये कहाँ पड़ेगा इंदिरा कोल? लद्दाख। कहाँ पड़ेगा? अब लद्दाख में हो गया ये पॉइंट। कहाँ हो गया? लद्दाख में। तो ये आपके 4 पॉइंट है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई बता दो फटाफट। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। फटाफट बता दो। लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की आकृति कैसी है बताओ? भारत की आकृति कैसी है? क्वेश्चन बन गया कि भारत की आकृति कैसी है। फटाफट बता दो। पतंगाकार और चतुष्कोणीय। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय। किसकी आकृति है? भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। ठीक है ना, फटाफट बना लो कॉपी में। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। ठीक है, हो गया सभी का? तो सबने लिख लिया ना? चलिए आगे, स्पीड रखो जम के, क्योंकि आपको एक बार 10 टॉपिक पढ़ने हैं ज्योग्राफी के कम से कम 8 से 10 टॉपिक आपको कवर करने हैं। अभी एक टॉपिक भी पूरा नहीं हुआ है, ये जरूर ध्यान में रखें। लिख लिया? गति बना के रखो पूरी। 2 घंटे का मतलब है कि अपने को कम से कम 200 क्वेश्चन हल करने हैं आज। कम से कम 200 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ जानी चाहिए, जिससे आपका 200 क्वेश्चनों का काम तो समझ जाए। देखो नेक्स्ट, फिर अपन बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा बताओ कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? समझना, 2 आंकड़े हैं। एक आंकड़ा है गृह मंत्रालय की वेबसाइट और दूसरा आंकड़ा है NCERT। 15,106.7 किलोमीटर और 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। समझ गए क्या मेरी बात? 2 आंकड़े हैं, लेकिन आजकल बुक्स में कौन से आ गए हैं? 15,106.7 किलोमीटर। यदि अपन गृह मंत्रालय की वेबसाइट देखते हैं तो उसके ऊपर आता है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। क्लियर है मेरी बात? अब समझो, ये अपने कौन कौन से देशों के साथ इस प्रस्तुत की अपनी सीमा। तो अपन बात करेंगे पहले, जैसे सर्वाधिक किसके साथ होती है? बांग्लादेश। किसके साथ होती है? बांग्लादेश। फिर चीन, सही है, फिर पाकिस्तान, फिर है नेपाल। कौन सा है? नेपाल। फिर म्यांमार, फिर कौन सा है? भूटान। कौन सा है? और फिर कौन सा है? अफगानिस्तान। वैसे प्रॉपर रूप से अभी टच नहीं हो रही है अफगानिस्तान को, प्रॉपरली अपन अभी टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपन मानते हैं, है ना। नेक्स्ट, बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर। चीन के साथ है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर।
नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ कितनी है? 4096.7, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। टोटल कितने देश हो गए? 7। कितने देश हो गए? 7 देश अपने बैक टू बैक हैं जिनके साथ अपनी सीमाएं इस पर से होती हैं। ठीक है, एक छोटा सा अपन यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। समझो, यदि मैं बात करूं इधर इस साइड में कौन सा हो गया अपने? पाकिस्तान। यहाँ से कौन सा है? अफगानिस्तान। यहाँ से कौन सा है? ये चीन। कौन सा है? चीन। यहाँ से अपना कौन सा मान लेते हैं? नेपाल। यहाँ से मान लेते हैं भूटान। कौन सा है? भूटान। यहाँ से कौन सा है? म्यांमार। और ये कौन सा है? बांग्लादेश। ये अपना सिस्टम है पूरे देश का। ठीक है, कि ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ सीमा किस किस की लगती है। किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ किस किस की लगेगी बताओ? तो देखो, 2 तो हो गए यूटी, ऐसे याद करना आपको। 2 तो क्या हो गए? यूटी। और 3 हो गए स्टेट। 3 क्या हो गए? स्टेट। तो 2 यूटी तो सबको पता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और 2 तो क्या हो गए? यूटी। ठीक है, 3 क्या हो गए? स्टेट। 3 स्टेट कौन कौन से हैं अपने? एक तो अपना राजस्थान हो गया। कौन सा है? राजस्थान। एक कौन सा है? पंजाब। और एक कौन सा है? एक कौन सा है? गुजरात। कितने स्टेट हो गए? 3। तो एक तो है जम्मू कश्मीर, एक कौन सा है? लद्दाख। एक अपन बात करेंगे राजस्थान राज्य हो गया, पंजाब राज्य हो गया और एक कौन सा हो गया? गुजरात राज्य हो गया। तो टोटल 3 स्टेट और 2 यूटी के साथ सीमा किस किस पर होती है? पाकिस्तान की। किसकी? पाकिस्तान की सीमा क्या होती है? स्पर्श। और आपको पता है इसके साथ अपनी कौन सी रेखा स्पर्श है? रेड क्लिप रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा का निर्धारण कब किया गया था? ये क्वेश्चन आता है। 14 अगस्त 1947 या और कोई डेट? तो ध्यान में रखना, इसका सही आंसर आपको करना है 17 अगस्त 1947। ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। याद रखना इस चीज को। कई बुक्स वाले 14 अगस्त को मान लेते हैं, लेकिन ये विभाजन के बाद में निर्धारित हुई थी। और ये एक कैसी रेखा है? ना तो यहाँ पर कोई नदी है, ना कोई पहाड़ है, ये कागजों के ऊपर एक खींची गई रेखा है। और इस रेखा के ऊपर इतनी लाइटिंग है वहां पे कि आप यानी वायुमंडल से भी देखोगे ना नीचे की तरफ, तो आपको पूरी अंतरिक्ष भी आप देखोगे तो दिखाई देता है कि भाई एक यहाँ से दीपक से जल रहे हैं पूरे में। कौन सी रेखा पे? रेड क्लिप रेखा पे। तो ध्यान में रखना, सही डेट क्या आएगी? 17 अगस्त 1947 को इसका क्या हुआ था? निर्धारण। कौन सी रेखा का? रेड क्लिप रेखा का। ठीक है, तो ये आपकी किसके साथ की बात होगी? पाकिस्तान। किसके साथ की बात है? पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन ओरल करा देता हूँ यहीं पे कि पाकिस्तान के साथ अपने विवाद बहुत सारे हैं। विवाद बहुत सारे हैं। तो एक बात बताओ, आप लिखना चाहोगे क्या? आप साथ साथ में लिखोगे कि क्या? मैं आपको कहता हूँ, देखो मेरी बात को समझना आप लोग। यदि आप लिखोगे ना तो आपका ज्योग्राफी का कोर्स नहीं हो पाएगा। आपके भौतिक प्रदेश और सामान्य स्थिति विस्तार हो जाएंगे जब तक आपकी एग्जाम हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात है? 2 ही टॉपिक होंगे, पहले बता देता हूँ, क्योंकि अपन पूरा पढ़ेंगे तो 2 टॉपिक होंगे। मैं इसलिए ये चाहता हूँ कि आप लोग जैसे बुक्स वगैरह आपके पास है, सबके पास अरे है ना घर पे, आपको कोई ट्यूशन अच्छे लेवल का लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसको क्या कर लो? नोट कर लो। अन्यथा आप मेरे ये चाहता हूं कि एग्जाम से पहले आपका एक बार क्या हो जाए, ये पूरा रिविजन हो जाए। समझे मेरी बात को? तो उसके लिए अपन मेरे हिसाब से बगैर लिखे हुए मैं आपको समझाता हुआ ज्यादा चलूंगा ना, तो टॉपिक भी अच्छे लेवल के हो जाएंगे और घर पे जाके एक बार आप बुक से पढ़ लेना तो यहाँ पे पढ़ाया गया है तो आपका क्या हो जाएगा? वो कवर हो जाएगा मेरा। तो बताओ आपको क्या लगता है? चलने दे, ये लिखोगे? लिखने में कोई फायदे वाली बात नहीं है, क्योंकि कोर्स नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं लिखा दूंगा, लेकिन 2 घंटे में मैं चाहता हूं कि कम से कम एक टॉपिक तो होना, अरे होना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना? और कोई डायग्राम है वो बनाते रहना,
और बगैर वैसे चलते रहना, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब समझो, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? विवाद की। किसकी बात है? विवाद की, ठीक है। तो विवादों की यदि अपन बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ बहुत सारे विवाद है, हमेशा से विवादों से ग्रसित रहा है पाकिस्तान। किसा रहा है? ग्रसित रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे एक G20 सम्मेलन हुआ था G20, तो उसमें एक रील वायरल हो गई थी कि वैसे तो हमारे को बेटा बेटा कहते हो और वैसे G20 में बुलाते ही नहीं हो। समझो मेरी बात, कि वैसे तो कहते हो हम तुम्हारे पिताजी हैं, हम तुम्हारे पिताजी हैं, हमारे को बेटा बेटा कहते हो, और वैसे हमारे को G20 में क्यों नहीं बुलाते हो आप लोग? तो आज से हमारे को बेटा कहने का अधिकार छीन लिया गया है आपसे, ठीक है। आगे देखो, विवाद किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अब इसके साथ विवादों की तो बर्फबारी है। पहला विवाद एक तो अपने लेकर, किसको लेकर है? पीओके विवाद। कौन सा विवाद है? पीओके, पाक अधिकृत, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। कब हुआ था ये विवाद? कब का है ये विवाद? फटाफट बताओ। वेरी गुड, 48। शाबाश, वेरी गुड, 1948। समझो क्या है ये। पीओके का निर्धारण हुआ था कब? 1948 में। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है पीओके विवाद। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला क्षेत्र, ये है पीओके पूरा क्षेत्र, समझे मेरी बात है? ये पीओके है और इधर वाला ये है अक्साई चीन। कौन सा है? अक्साई चीन। पीओके विवाद क्या था? थोड़ी सी देखो, नहीं लिखोगे तो मैं आपको पूरा मैटर डाल के बताऊंगा हर चीज, और लिखोगे तो फिर टाइम है ना। तो समझो पीओके क्या है। पीओके में क्या हुआ कि यहाँ पर पहले जब देश आजाद हुआ था ना अपना, तो एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था कबायली, जो कि एक खानाबदोश जनजाति थी। कौन सी? कबायली। ये कबायली जनजाति क्या करती थी? चाहे पशु हो चाहे मानव हो, काटने में बराबर था। समझे मेरी बात है? कोई दया वाली भावना नहीं थी। ये थोड़ी यानी आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जनजाति थी। तो इन पाकिस्तानियों ने इस कबायली जनजाति को यहाँ पे क्या किया? सपोर्ट किया। और यहाँ पर रहते थे ज्यादातर कश्मीरी पंडित। कौन रहते थे? कश्मीरी पंडित। अब पंडित लोगों का तो काम वैसे पूजा पाठ वाला है, युद्ध कहां से करेंगे वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम हुआ कि ये कबायली जनजाति पाकिस्तान के सपोर्ट से यहाँ पे मार काट क्या कर दिए इन लोगों ने? शुरू कर दिया, बैन करवाया तगड़ी लेवल का। अब कश्मीरी पंडितों के पास एक ही उपाय था, यहाँ से क्या हो जाओ, भगो, और वो नीचे के भारत के राज्यों में आने लग गए। अब यहाँ कर रहा था हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह। वो हरि सिंह, तो हरि सिंह खतरनाक ही था बंदा। वो क्या सोच रहा था कि मैं तो अलग ही देश बनाऊंगा, जम्मू कश्मीर एक अलग ही देश होगा मेरा, तो अलग ही, मैं न पाकिस्तान में जाऊंगा न इंडिया में, मैं अलग ही देश बनाऊंगा। कौन सा राजा? हरि सिंह। अब हरि सिंह को ऑफर दिया गया, जो रियासती विभाग, एक रियासत समिति है और एक रियासती विभाग है, दोनों अलग अलग है। रियासत समिति का अध्यक्ष कौन है? फटाफट बताओगे आप लोग। रियासत समिति का अध्यक्ष कौन है? अरे नहीं, वो रियासत विभाग का अध्यक्ष है। रियासत समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक रियासत समिति, एक रियासत समझौता समिति, इन दोनों का अध्यक्ष किसको मानोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जबकि रियासत विभाग का अध्यक्ष कौन है? अरे कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस विभाग का सचिव था वीपी मेनन। कौन था? वीपी मेनन। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोग पुरुष ऐसे थोड़ी रहते हैं, बड़ा खतरनाक इंसान था, बहुत खतरनाक इंसान था। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये बंदा हरि सिंह को ऑफर करता है कि देख ले यहाँ पे मारकाट हो रही है, क्या पड़ा इन बातों में, चुपचाप आके मिलता है भारत में। समझे मेरी बात? ऑफर किया इसको। अब यहाँ पे हरि सिंह एक बार ना नहीं आऊंगा भारत में, ठीक है, कोई बात नहीं। कबायली दोबारा काट माट स्टार्ट रखा। तो फिर राजा हरि सिंह सोचा भाई मिलने में क्या है फायदा। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि जम्मू कश्मीर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947। तो ये पीओके विवाद वैसे अपन बात करें तो 47 से 48, लेकिन डिसाइड कब किया गया है? 48 में, पाक अधिकृत कश्मीर। तो 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर क्या कर दिए? विलय पत्र पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। कब किए? 26 अक्टूबर 1947 को। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा बन गया? भारत का हिस्सा बन गया। अब जिम्मेदारी किसकी? भारत की। आपको पता है एक था अपना जूनागढ़ में कराया था जनमत। जूनागढ़ में क्या कराया था? जनमत। और एक थी हैदराबाद। वहां का निजाम भी बोला अलग ही देश बनाऊंगा हैदराबाद है, क्या बनाऊंगा? अलग ही देश। तो वहां के हैदराबाद के ऊपर वहां पे अपने सैनिक कार्रवाई की, ऑपरेशन पोलो। कौन सा चलाया था? ऑपरेशन पोलो।
वहां के चलाया पढ़ने और वहां का सफाया किया, हैदराबाद को किसी में मिला लिया, बाजू मिला लिया। समझ में आ रही है मेरी बातें? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? हाँ, ये एग्जाम में आपके बिल्कुल गूंजेंगे कानों में, नो टेंशन लो। बस जाके घर पे ये टॉपिक एक बार पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? ये वाला क्लियर है सबको? तो बताओ जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947। किस पे हस्ताक्षर किए? विलय पत्र पर हस्ताक्षर। अब आपको पूछेगा सैनिक कार्यवाही विलय पत्र, तो आप क्या कहोगे? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के इसको अपना हिस्सा बढ़ा लिया था। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद में अपना एक विवाद तो ये हो गया, क्लियर है? अब एक बात आता है, विवाद है लोशी विवाद। कौन सा विवाद है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। बात है 3 दिसंबर 1971 की। कब की बात है? 3 दिसंबर 1971, जिस दौरान भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। कब लगा था? 3 दिसंबर 1971। पहली बार कब लगा था? फटाफट बताओ। अरे क्वेश्चन ये थोक भाव में मिलेंगे क्वेश्चन, अब तो 200 नहीं लिखोगे तो 400। 26 अक्टूबर 1962, भारत चीन युद्ध। कौन सा युद्ध था? भारत चीन युद्ध। अब दूसरी बार कब लगा? 3 दिसंबर 1971। अरे 3 ही बार तो लगा है। एक लगा है 25 जून मध्य रात्रि 1975। 1975 वो था आंतरिक अशांति के नाम पर। एक बार हो गया भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, और तीसरा आंतरिक अशांति के नाम पर। क्लियर है मेरी बात? अब समझो 3 बार लगा। अब बात करें एलओसी विवाद की। 71 वाले युद्ध में पाकिस्तान ने फिर धूल चाट ली एक बार, भयंकर तरीके से हारा, ठीक है, बहुत भयंकर तरीके से हारा। फिर वो बहुत जानते हो इसकी एक खासियत है इस देश की, पहले हार जाएगा फिर कहेगा कैसे भी करके समझौता कर लो, एक बार क्या कर लो? समझौता। और 1972 के शिमला समझौते में वापस आ गया। और किसका निर्धारण किया गया 1972 के शिमला समझौते में? एलओसी का निर्धारण कब किया गया? 1972 के कौन से समझौते में? शिमला समझौते में। किसका निर्धारण हो गया? एलओसी का। किसका निर्धारण हो गया? एलओसी का निर्धारण कब हुआ? शिमला समझौते में। शिमला समझौता कब का है? एक दो विवाद, एक पीओके विवाद, एलओसी विवाद, एक आपस सियाचिन ग्लेशियर विवाद। कौन सा विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर विवाद। ये बंदे सियाचिन आपको बताए कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अरे सबसे बड़ा क्या है? ग्लेशियर, जो कि काराकोरम श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर या वर्धमान है। बताओ किसमें है? तो आपस आंसर क्या आएगा? काराकोरम श्रेणी में। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन। सियाचिन के अलावा वहां पे और भी ग्लेशियर है, जैसे सियाचिन है, हिस्पर है, बाल्टेरो है, सासेनी है। ये ग्लेशियर है कौन सी श्रेणी में? काराकोरम में। कौन सी में है? काराकोरम में। अब समझो सियाचिन ग्लेशियर विवाद हुआ 1984 में। यहाँ पे कुछ सैनिक थे पाकिस्तान के, कुछ आतंकवादी मान लो सैनिक तो कहे के थे वो लोग, तो वो आके सियाचिन ग्लेशियर में आ गए। फिर अपने यहाँ पे चल रहा है ऑपरेशन मेघदूत। ये कौन सा चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किस विवाद से है? ऐसे पूछ रहा है। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध कौन से विवाद से है? पीओके विवाद, एलओसी विवाद, मैकमोहन रेखा विवाद, सियाचिन ग्लेशियर विवाद। ऑप्शन सही क्या आएगा? सियाचिन ग्लेशियर विवाद। कब का है ये? 1984 में। और भारतीय कोर्ट ने ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा चलाया? ऑपरेशन मेघदूत। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? कितने विवाद हो गए? 3, पीओके, एलओसी और सियाचिन। कौन से देश के साथ है? कौन से देश है? पाकिस्तान। और एक अपन ने इसके साथ किया था सिंधु नदी जल समझौता। एक कौन सा किया था? सिंधु नदी जल समझौता। कौन सा समझौता किया है? बताओ कब किया है? सिंधु नदी जल समझौता। ध्यान में रखना, अच्छे से समझते रहना। मैं वापस रिवाइज कराऊंगा ये क्वेश्चन, आप लोगों से पूछे जाएंगे। लिख नहीं रहे हो लेकिन पूछे जाएंगे, यहीं पे आपके आंसर आ जाने चाहिए। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? आवाज नहीं है, क्लियर है? हाँ बिल्कुल। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 का। क्या था ये? फटाफट बताओ। पानी का विवाद था क्या? अच्छा, क्या कैसे कैसे लेंगे पानी? अच्छा, आज के बाद में आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, देख लो फटाफट।
ये एक पहाड़ी, ये सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। आज के बाद गलत होगा ही नहीं। आप सिंधु नदी को पूरे समझौते में बैठ के ऐसे सोचो अपने सामने हो रहा है ये समझौता। अभी समझौता कराने वाला कौन था? पहले तो ये क्वेश्चन दिया है। सिंध वर्ल्ड बैंक, वेरी गुड। विश्व बैंक कौन था? विश्व बैंक ने समझौते की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। सिंधु है ये, ठीक है। फिर अपनी बात करेंगे झेलम, फिर एक है चिनाब। कौन सी है? चिनाब। फिर एक है रावी, फिर एक है व्यास, और फिर एक है सतलज। कौन सी है? सतलज। तो ये आपकी कौन सी नदी है? सिंधु। ये कौन सी है? झेलम। ऐसे ही क्रम है सबका। झेलम के बाद में चिनाब, फिर कौन सी है? रावी, फिर कौन सी है? व्यास, और फिर कौन सी है? सतलज। ऐसे बैक टू बैक नदियां हैं। और कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियां हैं। अब ये सिंधु नदी जल समझौता हुआ, और सिंधु नदी जल समझौते में क्या हुआ कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? चिनाब। कौन सी है? चिनाब, जिसकी लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। कितनी है? 1800 किलोमीटर। तो इसने क्या काम किया? इन तीन नदियों का जल पाकिस्तान रेफर कौन सा है? इंडिया। पाकिस्तान 80 और इंडिया 20। क्या हुआ? यानी पाकिस्तान कितना ले गया? 80, और इंडिया कितना ले गया? 20% ले गया। क्लियर है मेरी बात? फिर अपन बात करेंगे ये तीन, इनका इंडिया 80 और पाकिस्तान 20। क्लियर है मेरी बात? कि पाकिस्तान कितना? 80 और इंडिया कितना? 20। और इन तीन का कौन सी? रावी, व्यास, सतलज। इंडिया 80, पाकिस्तान 20। बताओ कोई दिक्कत है? ये आपकी यानी नदियों का क्लियर है। ऊपर की तीन 80, 20 कौन कौन सी है? सिंधु, झेलम, चिनाब। फिर कौन सी है? रावी, व्यास, सतलज। रावी, व्यास, सतलज। इन तीन का इंडिया कितना? 80, पाकिस्तान, और ऊपर वाले तीन में पाकिस्तान और इंडिया। ये तीन ही तो मेन थी नदियां, ये तीन ही मेन थी। ये इनमें 50-50 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 50-50। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू था ब्रांडेड सिगरेट पीने वाला इंसान, ठीक है। बाहर के विदेशों की सिगरेट आती थी स्पेशल उसके लिए, तो वो पी के बोला चलो ले लो, आप भी क्या है, कोई गरीब हो आप ले लो। तो पाकिस्तान ने को कितना दे दिया? 80%, और अपने को कितना रख लिया? 20। यदि यहाँ पे 50-50 होता तो हो सकता था कि अपने राजस्थान में कभी पानी की कमी नहीं आती। क्या? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। देखो लेकिन अभी समझो इस बात को। देखो ये बात आपने सही कही कि भाई अपने बाहर से गुजरते हैं। अब जैसे ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है? आपको पता है? तिब्बत चीन होते जाती है। वो कहते हैं रोक लेंगे पानी। समझे मेरी बात को? बांग्लादेश में अपनी गंगा जाती है, ब्रह्मपुत्र जाती है, अपने भी कहते नहीं आने देंगे। ऐसा नहीं होता है। वो इन नदियों के पानी का आवाज इतना है कि आप देखोगे इन नदियों का पानी का आवाज इतना है कि बहुत भयंकर तबाही हो जाएगी। बहुत भयंकर क्या हो जाएगी? तबाही। और दूसरी बात है कि वो प्राकृतिक, ये नदियां वो नदियां हैं कई तो इनमें तो हिमालय से पहले से बह रही हैं, हिमालय से पहले से बह रही हैं। अब जिस देश का विभाजन नहीं है उससे पहले भी तो सिंधु थी, तो वो कहेंगे इस अधिकार में हमारी क्षेत्र में आ रही है नदी तो आने दो। तो ये सारा काम यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा एक ढांचा है, उसके अंतर्गत अपने को कार्य करना पड़ता है। ये नहीं कि अपन अपनी मनमर्जी कर लें। क्लियर है सबको मेरी बात? ठीक है। अब समझो कि इनमें इसी प्रकार का विवाद है। तो ये सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास और सतलज है। ये आपका कौन सा समझौता था बताओ? सिंधु नदी जल समझौता। कौन सा था? सिंधु नदी जल समझौता था। मेरे हिसाब से क्लियर हुआ है? अरे हुआ है ना? ये सारे के सारे विवाद किसके साथ अपने? किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। मेरे हिसाब से क्लियर हुआ है। हो गया ना क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब लेते हैं नेक्स्ट। ये आपका एक तरीके से दिल्ली पुलिस का रिवीजन कोर्स मान लो आप कि एक बार आपका बोर्ड के सामने क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देश कौन सा ले बताओ? अफगानिस्तान। अरे कौन सा ले? अब अफगानिस्तान आपको अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे अफगानिस्तान। कि अफगानिस्तान वर्तमान में कौन से क्षेत्र को टच कर रहा है? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। वर्तमान में पीओके में इतनी भुखमरी हो गई है भयंकर रूप से। 5-7 रोज पहले बड़ा भयंकर काम हुआ है। यहाँ की जनता एकत्रित हो गई और वो बोल रहे कारगिल के जो सड़क है ना, कारगिल से होकर सड़क आती है उधर पीओके की, उसको खोल दो, उसको क्या कर दो? खोल दो। और वहां पे त्राईमान की स्थिति हो गई भयंकर वाली। अब पाकिस्तान की खुद की जीडीपी तो वैसे ही डूब रही है, उनको कहां से खाना वाना खिलाएंगे वो लोग, ठीक है। तो ये कुल मिला के बात है कि आखिर में ये पीओके को वैसे कहते हैं आप ले लो अपना, ये आपका ही है, ठीक है। वो देना
पड़ेगा। क्लियर मेरी बात? तो अब अफगानिस्तान की बात करेंगे तो सीमा कितनी टच हो रही है अभी बताओ? 106 किलोमीटर। बस एक ही क्वेश्चन बनता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। कौन सी रेखा है? और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1896 में। 1896 में कौन सी रेखा का निर्धारण हुआ? कौन सी रेखा का? डुरंड रेखा का। कौन सी रेखा का? डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1896 में। और वर्तमान किसको स्पर्श कर रही है? पीओके, यानी प्रॉपर भारत की सीमा को स्पर्श नहीं कर रही है, वर्तमान में किसको स्पर्श कर रही है? पीओके को। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। मेरे हिसाब से क्लियर है ये बात? क्लियर है? किसको स्पर्श करेगी मात्र? पीओके को। फिर अब देखो, अब यहां से अपना कौन सा देश है? चीन। चीन की बात करते हैं तो चीन एक तो किसको स्पर्श करेगा? यूटी को। एक यूटी कौन सा हो जाएगा अपना? लद्दाख। ये क्षेत्र कौन सा हो गया? लद्दाख। लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हिमाचल, उत्तराखंड। फिर यहां से अपना हो गया सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो सीधी सी बात है, वन इसको भी स्पर्श करेगा, इसको भी स्पर्श करेगा, हिमाचल को करेगा, उत्तराखंड को करेगा और किसको करेगा? लद्दाख को करेगा। सीधा सीधा दिख रहा है मैप में आपको कि चीन एक तो किसको करेगा? 4 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 4 स्टेट। कितने स्टेट है टोटल? 4 स्टेटों को स्पर्श करेगा। 4 स्टेट कौन कौन से हैं? एक तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और एक यूटी कौन सा है? कौन सा है? लद्दाख। अब आपको कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा कितने राज्यों को स्पर्श करता है, आपको देगा चीन की सीमा किस राज्य के साथ साझा नहीं होती है, और फिर एक धीरे से उठा के रखेगा उत्तराखंड। क्या लिखेगा? उत्तराखंड। सही है? करती है क्या? अरे कर रही है। एक लिखेगा हिमाचल प्रदेश और एक छोटा सा अक्षर में लिखेगा बिहार। क्या लिखेगा? बिहार। तो बिहार आ रहेगा इनमें? बिहार इनमें नहीं है। कौन से देश की बात है? चीन। इसकी बात है चीन। और इनका अपना जो ट्यूशन बनेगा, कौन सी रेखा निर्धारित की गई है यहाँ पे? मैकमोहन रेखा। एक तरीके से आपको ये सोच लो कि संडे को 200 ट्यूशन हल करने हैं अपने को 2 घंटे में। कितने ट्यूशन हल करने हैं? 200। और आपको आने भी चाहिए वो 200, क्योंकि मैं ये ध्यान में रखना, एक संडे अगले संडे को आऊंगा ना, पेपर लेके आऊंगा। ज्योग्राफी के पेपर बहुत सारे पड़े हैं, तैयार रेडी। अगले को आऊंगा, एक टॉपिक हो जाए तभी तो लिया जाए पेपर। ठीक है? तो तैयार रहो सब। 10 टॉपिक है, 10 पेपर ले लेंगे, सारे क्लियर वैसे हो जाएंगे आपके। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? फटाफट बता दो। कब किया गया था? 1914 में। कब किया गया था? 1914 में। किसका निर्धारण हुआ था? मैकमोहन रेखा का क्या हुआ था? निर्धारण। अब बताओ चीन के साथ आपको कौन कौन से युद्ध लग, अपने कौन कौन से विवाद हैं बताओ? एलओसी नहीं, एलएसी। एलएसी लाइन एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है? एक तो होगा एलएसी विवाद। और बताओ? देखो, हाँ बताए दो आप। और अक्साई चीन। वेरी गुड। अक्साई चीन, अक्साई चीन विवाद। अक्साई चीन विवाद, एक वो एलएसी विवाद, एक अक्साई चीन विवाद, एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। कौन सा विवाद है? ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। ये भी किसके साथ है अपना? चीन के साथ। तो एक तो एलएसी विवाद हो गया, अक्साई चीन विवाद हो गया, एक कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। एक विवाद है स्टेपल वीजा। स्टेपल वीजा विवाद। ये क्या काम करता है कि उसकी सीमा के पास में नहीं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनको आने जाने के लिए, वहां पे व्यापार करने के लिए कई सुविधाएं देता है। कौन सा देश? चीन। और कई बार अपने मैप में सिक्किम को और अरुणाचल प्रदेश को दिखा लेता है, ये हमारे ही है। कौन दिखा लेता है? चीन। तो उनको कौन सा वीजा देता है? स्टेपल वीजा। तो स्टेपल वीजा विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, अक्साई चीन विवाद और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये सब के सब विवाद अपने कौन से देश के साथ है? चीन के साथ। उसके साथ है? चीन के साथ। अब आप समझो डोकलाम विवाद क्या है, मैं आपको बताता हूं। समझो डोकलाम विवाद को। डोकलाम विवाद क्या है कि आपको, ये नेपाल है, ये कौन सा देश है? भूटान। कौन सा देश है? भूटान। इसके इधर तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इधर कौन सा है? सिक्किम। तो 2 राज्य तो ये स्पर्श हो गए ऑटोमेटिकली। एक इसको स्पर्श करेगा यहाँ से असम। कौन सा स्पर्श करेगा? असम। और एक इधर से थोड़ा सा भाग आएगा वेस्ट बंगाल का। किसका भाग आएगा? तो अब मेरे को बताओ, इसको कौन कौन सी स्पर्श कर रहे हैं? इधर तो कौन सा था? अरे कौन सा था? सिक्किम। इधर कौन सा है? और इधर यहाँ से स्पर्श कौन सा कर रहा है? असम। और यहाँ से स्पर्श कौन सा कर रहा है? वेस्ट बंगाल। टोटल कितने राज्य हो गए? 4 राज्य। किसको स्पर्श कर रहे हैं? भूटान। अब क्या था कि भूटान के यहाँ पर इस सीमा के ऊपर एक थी चुंबी घाटी। कौन सी घाटी थी? चुंबी घाटी। ये जो चुंबी घाटी है, कौन सी घाटी है? चुंबी घाटी। इसको लेकर भारत के और भूटान के बीच में विवाद था। कौन सी को लेकर?
चुंबी घाटी को लेके। फिर ये चीन भी नहीं, इधर से सड़क वड़क निर्माण के कार्य में आ गया। तो जब इस चुंबी घाटी विवाद में किस किस के बीच में था, इंडिया और भूटान। जब चुंबी घाटी विवाद में और कौन कूद गया, चीन। कौन सी विवाद में, चुंबी घाटी विवाद में। इंडिया था, भूटान था, फिर कौन कूद गया, चीन। तो ये चुंबी घाटी विवाद ही क्या बन गया आगे जाके, और ये क्या बन गया, डोकलाम विवाद। अब बताओ डोकलाम विवाद किन देशों के बीच में है, इंडिया, भूटान और चीन। और पहले कौन सा विवाद था ये, चुंबी घाटी। कौन सी विवाद था, चुंबी घाटी कौन सी दो देशों के बीच में थी, इंडिया और भूटान, ये सीमा के ऊपर अपनी, ठीक है। फिर इसमें कौन कूदा, चीन। तो अब ये कौन सा बन गया, डोकलाम विवाद। तो डोकलाम विवाद कौन से तीन देशों के मध्य है, इंडिया, भूटान और चीन। कोई दिक्कत, क्लियर है क्वेश्चन कि भाई ये विवाद क्या हुआ। हाँ, वो विवाद यही तो कह रहा हूँ, इस घाटी के पास से रोड बना रहे हैं वो लोग, इस घाटी के, और वो बोलते हैं ये भी हमारी है, ये घाटी भी हमारी है। लेकिन आजकल इंडिया भी बड़ा सतर्क हो गया है, इंडिया ने भी पूरे रोड मैप छाप दिए हैं इधर से। वो 1962 वाले युद्ध की सी बात नहीं है कि अपने हथियार पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब अपन ने भी यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर कर लिया है रोडों से कंप्लीट, समझ रहे हो। भारत का सबसे छोटा एनएच कौन सा है, फटाफट बताओ, है 922 बी या 327 बी, 327 बी। पानी की टंकी से वेस्ट बंगाल, पानी की टंकी पड़ती है एक क्षेत्र नेपाल की सीमा के ऊपर, जिसका नाम क्या है, कौन सा क्षेत्र है, पानी की टंकी, गांव वाली नहीं सीमा वाली, इसका नाम है पानी की टंकी टू वेस्ट बंगाल का एक क्षेत्र है, वहां से वहां तक वो जोड़ता है। कौन सा है, NH 327 बी। क्या हुआ, 5 किलोमीटर का है वो, आपका NH 47 A, वो जो आपका पड़ता है केरल में, जो आपकी वेमनाड झील है ना, वेमनाड झील, हाँ वो उससे भी छोटा है। कौन सा, केरल वाला। अब बस यही तो है, आप उसको थोड़ा सा, मैंने पूरी रिपोर्ट एनालिसिस की, 1.2 किलोमीटर ज्यादा या 5 किलोमीटर ज्यादा, फटाफट बता दो। 1.2। तो ऑप्शन में 327 बी आ जाए तो बगैर देखे आंसर क्या करना है, 327 बी। यदि ये नहीं हो तो आंसर क्या करोगे, NH 47 A। क्या करोगे, NH 47 A। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर या चिल्का। ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिनों में खूब छाया कि सांबर चिल्का। तो ध्यान में रखो, चिल्का का जो क्षेत्र है वो 1150 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1150। और जो सांबर का क्षेत्र है वो है 250 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 250 वर्ग किलोमीटर। अरे जब भी आपको सर्च करना हो NH 327 बी की लंबाई सर्च कर लेना, गूगल के ऊपर तुरंत आ जाएगी। आजकल तो गूगल को सही तरीके से यूज करोगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बताता है, ठीक है। नहीं करोगे तो वैसे उल्टे पुल्टे ही बताते रहता है, ठीक है। और दूसरी बात है, इसके ऊपर भी आप देखोगे ना तो वेबसाइट एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, और एक वेबसाइट होती है कोई कुछ भी डाल देता है, कोई जिसका अकाउंट है वो कुछ भी लिखे कि सबसे छोटा मैं तो 1 को मानूंगा, तो मानेगा तो माने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप देखोगे ना, और अपन तो गूगल के ऊपर ज्यादा क्या सर्च करते हैं, साउथ धमाका मूवी, वाह क्या बात है, पूरे हीरोपंथी में रहते हैं। तो वो नचने भांड हैं, उनको ज्यादा, जो चाहे बॉलीवुड हो चाहे कोई सी हो, जो मूवियों को कोई ऐसे, उनको ऐसे समझ लेता कि ये भगत सिंह है, वो केवल नचने भांड है जो अपना रोजगार करते हैं। क्या करते हैं, रोजगार। और अपने वाले जो युवा है ना, उनको ही लाइफ स्टाइल मान लेते हैं, और उनकी सबसे बड़ी क्या होती है, बेवकूफाई होती है। जो उम्र होती है कुछ करने के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, उस उम्र में तो वो साउथ धमाका देखते हैं, फिर साउथ धमाका जीवन भर चलता रहता है उनकी लाइफ में, ठीक है ना। तो धमाका वैसा नहीं करना है। ये क्लियर है सारे विवाद। अब मेरे को बताओ यहाँ से कौन सा देश लग रहा है, ये नेपाल के इधर कौन सा है राज्य, उत्तराखंड। इधर कौन सा है, सबके सब मैं जिस शैली में पढ़ा रहा हूँ उस शैली में याद करोगे, घर पे जाकर मैथ में भरोगे इनको, ठीक है। तो इधर कौन सा है, उत्तराखंड, इधर कौन सा है, सिक्किम। 2 राज्य तो फिक्स हो गए। फिर यहाँ से इसको टच करता है यूपी। कौन सा करता है, यूपी। फिर बिहार, और एक इधर से दोबारा आता है वेस्ट बंगाल। कौन सा आता है, वेस्ट बंगाल। तो कितने राज्यों की स्पर्श होता है, नेपाल किस किस को टच करेगा बताओ, एक साइड में तो उत्तराखंड, दूसरी में सिक्किम, 2 गए, फिर यूपी, फिर बिहार, और फिर वेस्ट बंगाल। टोटल कितनों को कर रहा है, 5। उत्तराखंड, सिक्किम, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो टोटल कितने को टच कर रहा है, 5। वर्तमान में 2 देश ऐसे हैं, एक तो बांग्लादेश और एक नेपाल। तो कितने कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, 5। कितने के साथ बनाते हैं, 5। चीन कितने के साथ,
और अपना पाकिस्तान 3 और अफगानिस्तान POK को, किसको टच करा है? POK को। अब समझो, अब मैं इसमें आपको बता दूं, नेपाल के साथ में क्या विवाद अपने? नेपाल के साथ भी है, 2 विवाद है। एक तो लीपू लेक दर्रा विवाद। कौन सा दर्रा विवाद है? लीपू लेक दर्रा विवाद। और एक है काली नदी जल विवाद। काली नदी कौन सी है? काली नदी जल विवाद। ये 2 विवाद अपने किसके साथ चल रहे हैं? नेपाल के साथ। एक तो काली नदी और एक लीपू लेक। लीपू लेक दर्रा कौन से राज्य में है? लीपू लेक कहाँ है? माना नीति दरमा लिपू लेक। माना नीति दरमा लिपू लेक। चारों दर्रे उत्तराखंड में है और ये चारों दर्रे कैलाश मानसरोवर यात्रा को रास्ता प्रदान करते हैं। चारों के चारों दर्रे जाते हैं उधर कैलाश मानसरोवर यात्रा को। कौन कौन से दर्रे? माना नीति दरमा लिपू लेक। अब एग्जामिनर पर एग्जामिनर होता है, ऐसी थोड़ी एग्जामिनर बनता है, बड़ा खतरनाक दिमाग होता है उनके। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन दिया कि कोई भारतीय यानी यात्री, कोई भारतीय तीर्थ यात्री मानसरोवर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का अनुसरण करेगा? अब एक तो दे दिया माना, एक दे दिया नाथुला, एक दे दिया बोमडिला और एक दे दिया बनिहाल। तो सही आंसर क्या आएगा? माना, क्योंकि मैंने बताया ना माना, नीति, दरमा और लिपू लेक। इन चारों दर्रों से आप कहां जा सकते हो? कहां जा सकते हो? कहां जा सकते हो? कैलाश मानसरोवर जा सकते हो ऐसे होके। तो एक उठा के ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। ये क्लियर है सबका? अरे क्लियर है ना इतना? तो नेपाल के साथ अपने विवाद हो गए, ठीक है। भूटान की अपन ने बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे? म्यांमार, ठीक है। यहाँ पर कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के यहाँ कौन सा है नीचे बताओ? अरे मैप देखोगे तो पता चलेगा, कभी देख लिया करो, टाइम मिल जाएगा तो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, फिर कौन सा है? नागालैंड, फिर कौन सा है? मणिपुर, और फिर कौन सा है? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कितने राज्य हैं? जो चारों के चारों किसके साथ सीमा बढ़ाते हैं? म्यांमार के साथ सीमा बढ़ाते हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और कौन सा है? मिजोरम। अब आपको देखा कि म्यांमार सीमा किस राज्य के साथ नहीं बनाता है, और एक उठा के लिख देगा नीचे त्रिपुरा। क्या लिख देगा? त्रिपुरा। मणिपुर को उठाएगा और क्या लिखेगा? त्रिपुरा। फिर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश सही लग रहा है, और त्रिपुरा तो लगा ही लगेगा, उधर ही त्रिपुरा, तो समझ रहे हो। लेकिन जिनको पता चलेगा वो तो बता देंगे भाई त्रिपुरा थोड़ा सा ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम याद आ जाएगा कर्म? अरे याद आ जाएगा ना। और म्यांमार के साथ सबसे बड़ी समस्या एक ही चल रही है अपनी, रोहिंग्या शरणार्थी। कौन सी शरणार्थी? रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर सबसे बड़ी समस्या है किसके साथ? म्यांमार के साथ। कौन सी शरणार्थी? रोहिंग्या शरणार्थी, ठीक है। अब अपना देश एकमात्र कौन सा बचा? बांग्लादेश। कौन सा बचा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा कितनी? बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा कितनी? 40 से 96। अब भी रुको, इसका भी अपन देखते हैं पूरा सिस्टम। तो अब आप देखो कि एक शब्द याद रखो, पीए बन गया कौन सी कंपनी में? कोई व्यक्ति एमटीएम कंपनी में पीए बन गया। पीए कौन सी कंपनी में बना? एमटीएम। तो पश्चिमी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। और एक हो गया असम। एक कौन सा हो गया? असम। टी से याद रहेगा क्या है? त्रिपुरा। एम से याद रहेगा मेघालय। क्या याद रहेगा? मेघालय। अब इसका बताओ मणिपुर आएगा कि मिजोरम? मिजोरम आएगा, क्योंकि मणिपुर पीछे रह जाता है, मिजोरम आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल। क्लियर है मेरी बात? अब आपको एक क्वेश्चन यहां से फिर बनेगा। असम एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। कितनी बार सीमा बनाता है? कौन सा राज्य? असम राज्य बांग्लादेश के साथ कितनी बार सीमा बनाएगा? 2 बार सीमा बनाता है। कितनी बार? 2 बार। अब बांग्लादेश के साथ अपनी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या विवाद है? तो सबसे बड़ी समस्या तो है चकमा शरणार्थी। कौन से शरणार्थी? ये चकमा दे के आ जाते हैं इंडिया में। क्या दे के आ जाते हैं? चकमा दे के आ जाते हैं। तो चकमा शरणार्थी की समस्या कौन से देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। एक अपना फरक्का नदी जल विवाद। कौन सा है? फरक्का नदी जल विवाद। कितनी हो गई? 2। और एक इसके साथ अपनी समस्या है न्यू मूर द्वीप विवाद। कौन सा विवाद है? न्यू मूर द्वीप विवाद। और एक था इसके साथ विवाद 3 बीघा गलियारा। कौन सा गलियारा? जिसका सोल्यूशन अपन ने कर लिया है, वो अब नहीं रहा है। कौन सा विवाद नहीं रहा?
3 बीघा, जिसने अपन ने किया था 100वां संविधान संशोधन। कौन सा? 100वां संविधान। कुछ बस्तियां उनको दी थी, कुछ बस्तियां अपन ने ली थी और सीमा को सही कर लिया था। सीमा को क्या कर लिया था? सही। तो 3 बीघा गलियारा विवाद का क्या हो गया अब? समाधान। किसके साथ था? कौन सा संविधान संशोधन किया? 100वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 100वां संविधान संशोधन। ये कार्य करके अपन ने 3 बीघा गलियारा विवाद का क्या कर लिया? हल कर लिया। तो अब मेरे को बताओ फटाफट, एक तो कौन सी समस्या है? चकमा शरणार्थी। एक आपका कौन सा द्वीप है? न्यू मूर द्वीप विवाद। कितनी समस्याएं हो गई? 2। और एक इसके साथ अपनी कौन सी है? फरक्का। कौन सा विवाद है? फरक्का जल विवाद। और कौन सी थी? 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा विवाद। ये आपके देशों के साथ मैंने सीमाएं बताई हैं, आपको राज्य बताए हैं और आपको विवाद बताए हैं। तो एक बार एक छोटा सा टेस्ट हो जाता है, फटाफट वाला। 5 मिनट 20 क्वेश्चन जैसे आता है ना न्यूज 24 आपके सामने अभी पेश होगी। 5 मिनट में फटाफट 20 न्यूज। तो चलो न्यूज ही स्टार्ट करते हैं। पहला आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एलओसी का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? फटाफट आंसर आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। जिनको नहीं आता है वो मेरे आंसर को अच्छे से सुनेंगे। एलओसी का निर्धारण कब किया गया था? 1900 एलओसी 1972 शिमला समझौता। कौन सा समझौता? अभी आपका ध्यान पड़ जाएगा कि कचौरियों के ऊपर है या बोर्ड के ऊपर है, ठीक ना? तो शिमला समझौता कब किया गया था? 1972 में। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान के साथ भारत की कुल कितनी सीमाएं स्पर्श होती है? 33-23 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यह है कि आपको पूछा जाएगा सिंधु नदी जल विवाद के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का कितना जल भारत को प्राप्त हुआ? कितना %? और रावी व्यास सतलज का 80%। कितना? 80%। वेरी गुड। नेक्स्ट, डोकलाम विवाद किन 3 देशों का विवाद है? इंडिया, भूटान और चीन। इंडिया, भूटान और किस देश के मध्य, भारत व किस देश के मध्य लेकर लिपुलेख दर्रे को लेकर विवाद है? कौन सा है? नेपाल। और एक अपना नाथुला दर्रा भी आता है। कौन सा दर्रा है? जो कि पड़ता है सिक्किम में। कहां पड़ता है? जो कि 1962 के युद्ध के दौरान आपको पूछे कि सर्वाधिक प्रभावित दर्रा कौन सा था, तो कौन सा था? नाथुला। कौन सा था? जिसको फिर चीन ने क्या कर दिया? उधर से बंद कर दिया, जिसको 2006 में पुनः प्रारंभ किया गया है। कौन से दर्रे को? नाथुला। तो 1962 के युद्ध के दौरान सबसे प्रभावित दर्रा कौन सा था? नाथुला। तो आप ये भी कह सकते हो कि नाथुला दर्रा विवाद कौन से 2 देशों के मध्य? भारत और चीन। भारत और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी सा है, बिल्कुल इजी सा है। जीरो लाइन रेखा। कौन सी रेखा? जीरो लाइन रेखा बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य है। किसके मध्य है? बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य। कौन सी रेखा है? जीरो लाइन रेखा। किन के मध्य? भारत और बांग्लादेश। या भारत में देखें तो कौन सा नदी आएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा है? जीरो लाइन रेखा। कौन सी रेखा है? जीरो लाइन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्कुल इजी सा है। आपको पूछेगा कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947 इसका निर्धारण किया गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस क्षेत्र के मध्य से या किस स्थान के मध्य से गुजरती है? तो प्रयागराज के नैनी या इलाहाबाद के नैनी। यदि ये ऑप्शन में नहीं हो तो मिर्जापुर। ये ऑप्शन में नहीं हो तो मिर्जापुर। क्लियर है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा एक दूसरे को कहां काटती है? छत्तीसगढ़ में। कहां काटती है? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को क्या करती हैं? ये काटती है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? कितने घंटे? 5.5 घंटे क्या है? आगे है। यहां तक किसी को कोई समस्या तो बहुत पूछ सकता है। मेरे हिसाब से कवर है क्वेश्चन और बैकअप कवर कराएंगे आपका पेपर से। एक बैकअप भी तो लेके चलेंगे कि भाई आपका यहाँ तो कवर करा रहे हैं, फिर एक पेपर से भी कवर करा देंगे। तो मैं कभी भी 1-2 रोज में पीडीएफ भेज दूंगा, तो ये आपसे वो पीडीएफ का टेस्ट ले लेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको क्लियर है। हाँ, डुबन रेखा 1896। डुबन रेखा किन कब किया गया? 1800 ये रही ना, 1896 कंफर्म है। ठीक है, 1896। क्लियर? अरे सबको क्लियर है ना? चलो अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन अपन बात करते हैं तटीय सीमा की।
किसकी बात करते हैं? तटीय सीमा के क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है? तो फटाफट देखो, अपने को इतना ही बात चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं, ठीक है? ये कौन सी सीमा की बात होगी अब? तटीय सीमा। कौन सी सीमा है? तटीय सीमा। कौन सी सीमा है? तटीय सीमा। तो तटीय सीमा की बात करेंगे तो टोटल कितनी है? टोटल तटीय सीमा की लंबाई बताओ, फटाफट बताओ। टोटल कुल 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर कुल क्या है? अरे कुल क्या है? तटीय सीमा। अब इसमें आएगा मुख्य भूमि। क्या आएगा? मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। तो आपका आंसर क्या आएगा? 6100 किलोमीटर। लेकिन क्या पढ़ोगे वहां? मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई टोटल कितनी है? 6100। द्वीपों सहित मिलाकर कितनी आएगी? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। अब देखो मैप के क्या मजे हैं। अब जिसको पता है ना ये क्या है तो फटाफट बताएगा। ये तो कौन सा राज्य है? यहाँ कौन सा है? गोवा। यहाँ कर्नाटक, यहाँ केरल। कौन सा है? केरल। ये तमिलनाडु, ये आंध्रा, ये कौन सा है? आंध्रा। ये उड़ीसा, और ये वेस्ट बंगाल। टोटल कितने राज्य? 9। अरे टोटल कितने राज्य? 9। क्लियर हो गया? इधर आपका लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार। और ये कौन सा है? लक्षद्वीप। ये क्या है? अंडमान निकोबार। और ये क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक है? दो गए। एक क्या हो गया? पुडुचेरी। क्या हो गया? पुडुचेरी। और ये हो गया दमन और दीव। और यहाँ से सीधा आपका दादरा नगर हवेली। और इन दोनों को क्या कर दिया गया है? कब किया गया है? आप ही बताओगे ये चीज तो कि कब किया गया? मेरे को नहीं पता है। फटाफट बताओ कि दमनदीप और दादरा नगर हवेली को एक कब किया गया? 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 को दोनों को क्या कर दिया गया है? एक। किस को? दमनदीप व दादरा नगर हवेली। ठीक है? तो अब मेरे को बताओ टोटल राज्य तो कितने स्थित है और कितने यूटी? 4। अरे 1 2 3 4 कितने हैं? 4। तो यूटी कितने हैं? 4 है। और राज्य कितने हैं? 9। राज्य कितने हैं? 9। इस पर तटीय सीमा, इस पर है तटीय सीमा। अब 2-4 छोटे-छोटे क्वेश्चन और देख लो। सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात। कितनी है? 1214 किलोमीटर। कितनी है टोटल? 1214 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1214 किलोमीटर। किसकी? गुजरात की। आपको पता है गुजरात में शराब बैन है, लेकिन ये तटीय सीमा इतनी लंबी है कि कहीं ना कहीं से आई जाती है। क्या? शराब। ठीक है? जहां पे बैन होती है ना वहां पे ज्यादा बिकती है। किसी मूवी का पहले से ही यानी विरोध हो जाता है तो वो ज्यादा देखी जाती है कि विरोध क्यों हुआ है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे जैसे बंद हो गई ना तो अदर स्टेट वालों की नजर रहती है यहाँ पे कैसे भी सप्लाई दो, अन्यथा अपने भाई बंद मर जाएंगे यहाँ वाले। समझ रहे हो ना मेरी बात है कि उन भाइयों का क्या होगा कि जो बगैर शराब रह रहे हैं। तो यहाँ पे सर्वाधिक सप्लाई होती है कौन से राज्य में? गुजरात। क्योंकि यहाँ की तटीय सीमा क्या है? लंबी। तटीय सीमा क्या है? सर्वाधिक लंबी है। कितनी है? 1214 किलोमीटर। तो एक नंबर की तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और उसके बाद में कौन सा है? आंध्रा। अरे कौन सा है? आंध्रा। 973 किलोमीटर। कितनी है? 973। और उसके बाद में है तमिलनाडु 906 किलोमीटर। कितनी है? 906। और उसके बाद में है महाराष्ट्र 652 किलोमीटर। सबसे कम किसकी है तटीय सीमा? गोवा 101 किलोमीटर। गोवा की कितनी है? 101 किलोमीटर। उसके बाद में वेस्ट बंगाल 156 किलोमीटर। कितनी है? 156 किलोमीटर। फिर उसके बाद में कम है किसकी? कर्नाटक की। और फिर उसके बाद में कम है किसकी? उड़ीसा की। किसकी कम है? उड़ीसा की। तो ध्यान में रखो सबसे कम किसकी है? गोवा की। कितनी है? 101 किलोमीटर। और फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल की मात्र कितनी है? 156 किलोमीटर। क्या है ये? तटीय सीमा। क्या है? तटीय सीमा। और सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। कितनी है? 1214 किलोमीटर। कितनी है? 1214 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेशों में पूछेगा तो क्या जाएगा? अंडमान निकोबार। क्या जाएगा? अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी क्या है? तटीय सीमा। कौन सी सीमा है? तटीय सीमा। किसकी बड़ी है? अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी क्या है? तटीय सीमा। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी। हाँ सबसे लंबी रचना भारत में किसकी है? हाँ तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका ऑप्शन है ये गुजरात, हाँ। आंध्र प्रदेश, हाँ। ये क्या नाम है? गुजरात हो गया, हाँ। अंडमान निकोबार द्वीप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस यही का समाधान हो गया। ये आपके अंडमान निकोबार के 1962 किलोमीटर, कितनी है 1962। यदि मैं क्या कह रहा हूँ आप समझो इस बात को, राज्यों में पूछे तो गुजरात, और वैसे केंद्र शासित प्रदेशों में मैंने कहा ना आंसर किस खाएगा अंडमान निकोबार, लेकिन अंडमान निकोबार की इससे भी ज्यादा है, कितनी है 1962 किलोमीटर, किसकी है अंडमान निकोबार की। हाँ तब तो फिर अंडमान निकोबार की जय बोलनी है बिल्कुल, कि आपको ये पूछे कि भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला स्थान है या क्षेत्र है, तो किसकी जय बोलनी है फिर अंडमान निकोबार की, कितनी है 1962 किलोमीटर। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? क्वेश्चन हल करने हैं और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत भी नहीं करना है, ये आप ध्यान में रखनी है। क्लास में तो क्लियर है इतना, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किसके बाद में तटीय सीमा के बाद में। चलो एक दो बातें आप मेरे को ये बताओ, एक समुद्री सीमा और होती है, अरे होती है ना समुद्री सीमा, वो क्या है, क्या सिस्टम है समुद्री सीमा का, फटाफट बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही समझ आ रहे हो आप। नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील में होता है 1.852 किलोमीटर। एक संधि हुई थी अनक्लोज, UNCLOCS 1982 में, कब की है वो 1982 में। उसमें समुद्री सीमाओं को लेकर एक सम्मेलन था, वो क्या था सम्मेलन, वो तो उनमें ये डिसाइड किया गया कि भाई इसमें क्या होगा, इसमें कितनी होगी, ये वाला डिसाइड किया गया। तो ये आप लोग एक बार देख लो, तो आपको बता देता हूं थोड़ा सा इसमें क्या है कि आपकी तटीय सीमा है, कौन सी सीमा है तटीय सीमा। तो उस तटीय सीमा की अपन बात करेंगे, तो ये वाली बात हो, ये तटीय सीमा है। अब इसके इधर अपने बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, ठीक है, या हिंद महासागर का क्षेत्र मान लो, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे इस मुख्य तटीय सीमा से, इससे 1 2 समझना, यहां से लेकर यहां तक आपका ये क्षेत्र कहलाता है सामुद्रिक सीमा। कौन सी सीमा है सामुद्रिक सीमा। यहां से लेकर यहां वाला जो क्षेत्र है ये आपका कहलाता है संलग्न आर्थिक सीमा। कौन सी है संलग्न, और ये है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये है 12 नॉटिकल मील, ये है 24 नॉटिकल मील, और ये हो गया आपका जो भी बताया था 200 नॉटिकल मील। 3 सीमाएं होगी अपनी, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। तो आपको पूछे कि सामुद्रिक सीमा का विस्तार कहां से कहां तक है, 12 नॉटिकल मील। प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा है ये, कौन सी है प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा। कितने नॉटिकल मील तक है 12 नॉटिकल मील। फिर इस 12 से लेकर 24 के बीच में कौन सा है संलग्न आर्थिक सीमा। कौन सी है संलग्न सामुद्रिक सीमा बोल दो चाहे से। और 24 से लेकर 200 तक कौन सी है अनन्य आर्थिक सीमा। कौन सी है अनन्य। इस सीमा में किसी भी देश को पूरे अधिकार होते हैं, किसी को भी नहीं आने देगा, उसकी मर्जी कुछ भी कार्य करे। कौन सी में प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा में। इस वाली सीमा के अंतर्गत है, इसका टोटल 12 नॉटिकल मील और दोनों के बीच में, लेकिन तटीय सीमा से पूछे तो कितना है ये 24 नॉटिकल मील। इसके अंतर्गत किसी भी देश को पूरे वित्तीय अधिकार प्राप्त है। यदि कोई जहाज इसको पार करके इधर आएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। कोई भी देश क्या लगाएगा टैक्स। उसको वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए, टैक्स लगाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। और इसके और इसके बीच में क्या काम करते हैं, कोई भी अनुसंधान केंद्र स्थापित कर लो, खनिजों का दोहन कर लो, प्राकृतिक गैस वगैरह यहीं से निकालते हैं। एक 24 के 200 के बीच में यहाँ से खनिज तेल निकाल लो, यहाँ पर यानी अनुसंधान केंद्र क्या कर लो स्थापित कर लो, या कृत्रिम द्वीपों का क्या कर सकते हो आप निर्माण कर सकते हो। और उसके तक की सीमा ये 200 नॉटिकल मील। इस 200 नॉटिकल मील के बीच बीच में आप ये कार्य कर सकते हो। 200 नॉटिकल मील के उधर अपनी सीमा नहीं है। अभी आपने विवाद सुना होगा दक्षिणी चीन सागर विवाद। कौन सा विवाद सुना होगा दक्षिणी चीन सागर विवाद। क्या है ये दक्षिण चीन सागर विवाद क्या है, वो यही है कि वो 200 नॉटिकल मील के बाहर जाके क्या निकाल रहा है खनिज तेल प्राकृतिक गैस ये निकाल रहा है। तो उससे दिक्कत हो रही है फिलीपींस को और जापान को। इसको दिक्कत हो रही है फिलीपींस और जापान को। वो जा रहे हैं यूएनओ में, और यूएनओ को क्या बोलता है यूएनओ में चीन के विरुद्ध जाते हैं, और चीन फिर यूएनओ में क्या आंसर देता है कि जिसको समस्या है डायरेक्ट आके हमारे से संपर्क करें। अब उनकी हिम्मत है नहीं संपर्क कर ले। समझ रहे हो मेरी बात कि कौन से देश से संपर्क कर लें चीन से। कौन से 2 देश फिलीपींस और जापान। अब समझ गए होंगे अरे भाई ये समझे नहीं समझे। 3 सीमाएं हैं, कौन कौन सी हैं सामुद्रिक, फिर संलग्न और तीसरी अनन्य। तो बताओ कृत्रिम द्वीप कौन सी में बनाओगे
कृत्रिम द्वीप कौन सी में बनाओगे? और किसी भी देश को अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित कर सकता है? कौन से में? अनन्य में। यदि आपसे पूछा जाए कि किस सीमा को पार करते ही आपके कोई भी देश टैक्स लगा सकता है, कौन से में? संलग्न क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट, यदि आपसे पूछा जाए कि ये टोटल कहां तक है अपना विस्तार? 200 नॉटिकल मील। कितने समुद्र तक रहता है बड़ा? 200। और 1 नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर? 1.852। क्लियर है मेरी बात? चलो मेरे को फिर बताओ आप कि सर्वाधिक तटीय सीमा कौन से राज्य की है? कितनी का है? 1214। और उसके बाद में आंध्र प्रदेश कितनी का है? 973। उसके बाद में तमिलनाडु कितनी का है? और उसके बाद में महाराष्ट्र। एमपी तो है ही नहीं, एमपी नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं वो तट के ऊपर। ठीक है। हाँ, तो वापस जहां से उठाए वहां पर रख दो वापस एमपी को। ठीक है। तो महाराष्ट्र की कितनी है? 652। कितनी है? 652। सबसे कम किसकी है? तो बताओ, भारत के साथ ऐसे कौन कौन से देश है जो स्थलीय प्लस जलीय दोनों बनाते हैं? भारत के साथ ऐसे कौन से देश हैं जो स्थलीय भी बनाते हैं और जलीय भी बनाते हैं? बराबर बताओ। वेरी गुड। 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो याद रखोगे, पाकिस्तान पर बम, पाकिस्तान पर या बम पर पाकिस्तान, बम पर वैसे वैसे बांग्लादेश, वैसे और पाकिस्तान है ही, और पाकिस्तान है ही। तो कितने देश हैं? 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ यानी कौन सी सीमा बनाते हैं? तटीय भी, और अपनी कौन सी बनाते हैं? स्थलीय भी, यानी जलीय भी बोल सकते हो और स्थलीय भी बनाते हैं। दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। कितने देश? नेक्स्ट देखो, इतना क्लियर है? अरे ईमानदारी से बताना, इतना क्लियर है ना? चलिए आगे। अब आपको मैं क्वेश्चन हल कराता हूं और शानदार वाले, जो एग्जाम में पीछे आपके बिल्कुल क्वेश्चन है। तो मेरे को बताओ, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो केवल एक एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो केवल एक एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? भारत के ऐसे कितने? अरे भाई एक चीज देखो, एक क्लास चलती है ऑनलाइन जिसमें चलता है MCQ, अरे चलता है ना, और उनके सामने तो बोर्ड को स्लाइड करने के ऊपर आ जाते हैं और अपन डायरेक्ट मौखिक ही रट रखे हैं सारे क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट MCQ वैसे ही आ जाएगा आपका, तो बगैर स्लाइड गई। समझ रहे हो? तो फटाफट बताओ भाई, स्लाइड के ऊपर आता है, फिर वो पढ़ते हैं, फिर बाजते हैं। अपने को तो क्लिक करने की जरूरत नहीं है, हाथ ही लाने की भी जरूरत नहीं है, बस मुंह से बोलने की जरूरत है। क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही आएगा। चलो फटाफट बताओगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि क्वेश्चन भी आपको क्या पूछा गया था? हाँ, ऐसे भारत के कितने राज्य हैं कि जो केवल एक एक राज्य के साथ ही सीमा बनाते हैं? फटाफट बताओ। 2। कौन कौन से हैं? सिक्किम किसके साथ बनाता है ये भी बताना है साथ में। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेरी गुड। और दूसरा है मेघालय। कौन सा है? मेघालय, जो केवल असम के साथ स्पर्श होता है। मेघालय को पूरा घेर रखा है किसने? असम ने। फिर उधर आ जाता है उसके बांग्लादेश, क्या जाता है? बांग्लादेश। क्लियर है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो केवल, यानी कहने का मतलब एक एक राज्य के साथ ही सीमा बनाते हैं, तो 2 राज्य ऐसे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो सिक्किम है, दूसरा मेघालय, जो केवल एक एक राज्य के साथ क्या बनाते हैं? सीमा। तो भारत के आंतरिक राज्य कितने हैं? नए स्थलीय बनाते हैं, नए किसी के साथ तटीय सीमा बनाते हैं। कौन से ऐसे? कौन से ऐसे कितने राज्य हैं? तो आपको हो गए 5। हरियाणा किसके साथ सीमा होता है? हरियाणा होता है क्या? नहीं होता है। वेरी गुड। MP होता है, छत्तीसगढ़ होता है, तेलंगाना, झारखंड, ये किसी के भी साथ सीमा नहीं बनाते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन से? हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। अब एक इनमें से उसके पास ऑप्शन बनता है, आराम से उठा के कोई सा भी राज्य लिख देगा, कर्नाटक, कर्नाटक, और जिसको पता है कि ये तटीय सीमा पे है वो तो कर देगा सही, अन्यथा क्या हो जाएगा? गलत। तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिसको आप आंतरिक राज्य बोलते हो। किस राज्य बोलते हो? सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा कौन सा राज्य बनाता है? सर्वाधिक राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। उत्तर प्रदेश बनाएगा 8 स्टेट और 1 UT।
8 तो स्टेटों के साथ बनाएगा और एक यूटी के साथ। कौन सा राज्य? यूपी। कौन सा बनाएगा? यूपी। इसमें आपका हिमाचल, इधर आपका उत्तराखंड, कौन सा है? उत्तराखंड। फिर अपन बात करेंगे यूपी के साथ अपना राजस्थान, कौन सा है? राजस्थान। फिर कौन सा है? हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, अपना हिमाचल, उत्तराखंड। फिर इधर आपका एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और झारखंड। टोटल कितने हो गए? अरे हो गए क्या? 8, 2 4 6 8, प्लस में दिल्ली, प्लस में दिल्ली। तो टोटल कितने राज्य? 8 तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी। कितने के साथ बनता है यूपी? 8 तो राज्यों के साथ सीमा बनाता है और एक यूटी के साथ क्या बनाता है? सीमा। बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? भारत के आंतरिक राज्य कितने हैं? यूपी सर्वाधिक कितने के साथ बनाता है? 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। तो आपके कहां से? हिमाचल, उत्तराखंड। फिर आपका यानी इसके अंतर्गत कौन कौन से हो जाएंगे? बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, और राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान और हरियाणा टोटल कितने के साथ बनाता है? 8 राज्यों के साथ प्लस में एक दिल्ली के साथ सीमा बनाएगा। कौन सा? यूपी। और एक एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले कितने थे? 2। आंकड़े पूरे क्लियर हो रहे हैं ना? एक एक राज्य के साथ कितने बनाते हैं? 2। कौन कौन से हैं? सिक्किम, मेघालय, सिक्किम, मेघालय, सिक्किम, मेघालय। और आंतरिक राज्य कितने? कौन कौन से? हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो बताओ भाई। तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक क्लियर है? ये अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है? सामान्य स्थिति और विस्तार। सामान्य स्थिति और विस्तार। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर है सबको। अब एक चीज आपको हल और करा देते हैं जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। क्या नाम है? चलो फिर इसको भी हल करा देते हैं। ये बड़ी समस्याग्रस्त रहता है, ये बड़ा समस्याग्रस्त रहता है अंडमान निकोबार द्वीप। इसको आज देखते हैं कितना समस्याग्रस्त रहता है। आज के बाद में कोई समस्या पैदा नहीं होगी। कौन से टॉपिक में? अंडमान निकोबार में, ठीक है। अब समझो कि जैसे ये होता है भारत की स्थिति और यहां पर कौन सा होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब समझो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, मैं अब इस भारत की मैप से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं अब इधर से छाप रहा हूं इसको, ठीक है ना, समझना। इधर एक पड़ता है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप पड़ता है? कोको द्वीप। कौन सा द्वीप पड़ता है? कोको द्वीप। यहां पर आपका स्थित है ये वाला जिसको आप बोलोगे उत्तरी अंडमान। क्या कहोगे? उत्तरी अंडमान कहोगे, ठीक है। इसको उत्तरी अंडमान कहेंगे, ठीक है। उत्तरी अंडमान के जस्ट नीचे आता है आपका मध्य अंडमान। कौन सा आता है? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के जस्ट नीचे आता है जो टिमकी आती है ना मैप के ऊपर, उनको अपन ने कर दिया जूम। क्या कर दिया है? जूम। अब जूम में से क्वेश्चन बाहर निकलेंगे। फिर एक है आपका लघु अंडमान। कौन सा अंडमान है? लघु अंडमान। एक कौन सा है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान। फिर आपका नीचे आता है यहाँ पे, सॉरी लघु अंडमान नहीं, दक्षिणी अंडमान। ये पहले कौन सा है? दक्षिणी अंडमान। फिर नीचे कौन सा है? लघु अंडमान। कौन सा अंडमान है? लघु अंडमान। ये हो गया नीचे, ठीक है। अब समझते हो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान क्या है ये। सबकी एक एक क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। उत्तरी अंडमान के पूर्व में, उत्तरी अंडमान के पूर्व में यदि आप लोग बात करोगे तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी। क्या नाम है? नारकोंडम ज्वालामुखी। कौन से अंडमान के पूर्व में है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। इसी उत्तरी अंडमान के ऊपर यहां पर उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सेडल पिक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सेडल पिक। सेडल पिक कितनी ऊंची? तो आप कहोगे 738 मीटर। कितनी ऊंची है? 738 मीटर। कौन से अंडमान में? उत्तरी अंडमान में। कौन से अंडमान में है? उत्तरी अंडमान में। फिर कौन सा अंडमान? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के पूर्व में, मध्य अंडमान के पूर्व में भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी बेरन ज्वालामुखी। कौन सा है? बेरन ज्वालामुखी। कौन से अंडमान के पूर्व में? मध्य। आपको पूछेगा कौन से अंडमान पर स्थित, तो भी आप मध्य करोगे। या कौन से अंडमान के पूर्व में है? तो मध्य अंडमान के पूर्व में है। कौन सा ज्वालामुखी है?
बेरन ज्वालामुखी। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताओ। बेरन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान के पूर्व में। प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम कौन से अंडमान में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कौन से अंडमान में? कौन से में? उत्तरी अंडमान में। कितनी ऊंची? 738। हाँ जी, नहीं ये यानी कई बुक्स में आपकी बात सही है ये, लेकिन प्रसुप्त मानेंगे इसको। कैसा मानेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी इसकी फटने की संभावना रहती है। मृत का मतलब हमेशा के लिए बंद, ठीक है। तो इसको कई बुक्स वाले प्रसुप्त मानते हैं, कई इसको मृत मानते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रसुप्त। कौन सा है? प्रसुप्त, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में ये कौन सा ज्वालामुखी हो गया? बेरन ज्वालामुखी हो गया। फिर उसके बाद में कौन सा अंडमान आया बताओ? दक्षिणी अंडमान। कौन सा है? दक्षिणी। इस दक्षिणी अंडमान के और नीचे कौन सा है? लघु अंडमान। इन दोनों के बीच में एक दर्रा है जिसको आप लोग कहते हो दक्खन दर्रा। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि दक्खन दर्रा किन किन को विभाजित करता है, किन किन के मध्य में स्थित है। कौन सा दर्रा? अरे कौन सा? दक्खन दर्रा। किस किस के मध्य में बताओ? दक्षिणी अंडमान के और लघु अंडमान के मध्य है। कौन सा दर्रा? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना? सामने है आपके दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा दर्रा? दक्खन दर्रा। तो बताओ अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। वो भी यहीं पर है। कौन से अंडमान में है? कौन से अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान में। कौन सी राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। फिर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो क्या रखनी है कि दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत पहले अंग्रेजों के काल में एक काले पानी की जेल होती थी। कौन सी जेल? काले पानी की जेल, जिसको अपन बोलते हैं सेल्यूलर जेल। कौन सी जेल है? सेल्यूलर जेल। ये सेल्यूलर जेल है कौन से अंडमान में? दक्षिणी अंडमान। कौन से अंडमान में है? दक्षिण अंडमान, जहां पर अपने क्रांतिकारी वीर सावरकर को गिरफ्तार करके रखा गया था। कौन सी जेल में? वीर सावरकर। वीर सावरकर। इसी कारण उसकी यानी सम्मान में अपन ने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में। कौन से अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान के लघु अंडमान के बीच में कौन सा दर्रा है? अरे कौन सा दर्रा है? दक्खन दर्रा है। फिर आप लघु अंडमान के जस्ट नीचे आओगे ना तो आपको दिखाई देगा 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। और इस लघु अंडमान के जस्ट नीचे स्थित है आपका लघु निकोबार। क्या स्थित है? लघु निकोबार। फिर आपका आ जाएगा मध्य निकोबार। क्या आ जाएगा? मध्य निकोबार। और फिर आपका आ जाएगा यानी ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। क्लियर है? ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, ये है 6 डिग्री 4। क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट। और इसको आप बोलते हो इंदिरा पॉइंट। अरे क्या बोलते हो? इंदिरा पॉइंट। इसी का नाम है इंदिरा पॉइंट। समझ गए कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है? 6 डिग्री 4। यहां से आप लोग नीचे जाओ 876 किलोमीटर। कितने नीचे जाओ? इस पॉइंट से 876 किलोमीटर नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगी भूमध्य रेखा। क्या मिल जाएगी? भूमध्य रेखा मिल जाएगी। कितने से? डिग्री से 6 डिग्री 4 से नीचे जाओगे 876 किलोमीटर, तब जाकर आपको क्या मिलती है? भूमध्य रेखा। और जो ये इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट है, इसको आप बोलते हो लाही चांद पॉइंट भी। क्या बोलते हो? लाही चांद पॉइंट। इसी को आप बोलते हो पिग्मेलियन पॉइंट। क्या बोलते हो? पिग्मेलियन पॉइंट। और इसी को आप लोग बोलते हो पार्सन्स पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पार्सन्स पॉइंट। बैक टू बैक इसी के नाम है। इंदिरा पॉइंट को क्या बोलते हो? वो तो आपको पूछेगा लाही चांद पॉइंट स्थित है तो आप कहोगे ग्रेट निकोबार। कहाँ है? ग्रेट निकोबार। आपको पूछ ले पिग्मेलियन पॉइंट है तो भी ग्रेट निकोबार। आपको पूछ ले पार्सन्स पॉइंट है तो भी ग्रेट निकोबार। कितना डिग्री पे है? 6 डिग्री 4। इस ग्रेट निकोबार में यहां से एक चोटी है जिसका नाम है माउंट थोलियर। क्या नाम है? और इस माउंट थोलियर की हाइट कितनी है? 642 मीटर। कितनी है? 642 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। गलत। निकोबार, केवल मैंने निकोबार बोला है तो आंसर क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? माउंट थोलियर। मैं बोलूं अंडमान निकोबार, हाँ, तब क्या कर दोगे? सैडल पीक। कितनी का है?
738 मीटर। कितनी का है? 738 मीटर। क्लियर है क्या मेरी बात? समझ में आई? ये डायग्राम समझ में आया? 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है बताओ? 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? किस किस के? ये नहीं कहा, आप ये भी कह सकते हो, एग्जाम में आ सकता है कि अंडमान को निकोबार से पृथक कौन सा चैनल करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। लघु अंडमान, लघु निकोबार, या यहाँ पे कार निकोबार भी आ सकता है कि कार निकोबार और लघु अंडमान। क्लियर है मेरी बात? इनमें सबसे बड़ा आपको कौन सा द्वीप लगा? सबसे बड़ा कौन सा लगा? तो मध्य अंडमान। निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। अब यहाँ पर कई जनजातियां रहती हैं, अंडमानी, निकोबारी, अंडमानी, निकोबारी, ओंग, सेंटलीज। सेंटलीज जनजाति कहाँ की है? अंडमान निकोबार की है। कौन सी जनजाति? सेंटलीज जनजाति। अब बताओ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र? SSC MTS में आया वो प्रश्न, अब की बार ही पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश का न्यायिक क्षेत्र कौन से हाई कोर्ट के नीचे आएगा? जो इसका सही आंसर बताएगा उसके जॉइनिंग लेटर की टाइपिंग शुरू। फटाफट बताओ, ऑप्शन दे दें। चलो ऑप्शन भी दे देते हैं। केरल हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट, आंध्रा हाई कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट? आंध्रा हाई कोर्ट बिल्कुल गलत है। सही आंसर आएगा कोलकाता हाई कोर्ट। क्या आएगा? कोलकाता हाई कोर्ट। क्या आएगा? कोलकाता। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायालय क्षेत्र कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट। कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट। क्लियर है क्या मेरी बात? नेक्स्ट, यहाँ पे 2-3 द्वीप और थे, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक द्वीप था रोस द्वीप। कौन सा था? जिसका नाम जिक्र कर दिया गया बोस द्वीप। अरे क्या कर दिया गया? ये यहीं पर था अंडमान निकोबार में। कौन सा द्वीप? रोस द्वीप। उसको क्या करने लगे? बोस द्वीप। क्या करने लगे? बोस। एक था नील द्वीप। कौन सा था? नील द्वीप, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया? शहीद द्वीप। क्या कर दिया? शहीद द्वीप। 2018 की बातें हैं ये, जब नाम चेंज हुए थे। और एक यहाँ पे था हेवलोक द्वीप। कौन सा द्वीप था? हेवलोक द्वीप, जिसका नाम बदल कर दिया स्वराज्य द्वीप। क्या कर दिया? स्वराज्य द्वीप। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताओ, यहां तक कोई आपको लग रहा है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई इसमें, तो आप पूछ सकते हो। ट्यूशन बनवा रहे? हाँ जी पूछो। देखिए, भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट। हाँ, और जैसे कि भारत का विस्तार की कंप्लीट करते हैं तो ये जो 6 डिग्री 4। हाँ उसके बाद में इसको मतलब इसको भी इंसान मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। ये देखो, वो अपनी मुख्य भूमि है। ये क्या है? अपनी मुख्य भूमि। और ये अपनी मुख्य भूमि नहीं है, क्योंकि इसके बीच में अन्य क्षेत्र आ जाते हैं ना, तो इसको अपने शामिल नहीं किया है। ध्यान रखना, अदर देशों की आ जाता है नीचे, श्रीलंका विलंका, उनका क्षेत्र आ जाता है इधर। यदि इसके बराबर में लेंगे ना नीचे की साइड में, तो श्रीलंका भी तो आता है ना यहाँ से, ठीक है ना। और इसका क्षेत्र अपने क्या लंबा? किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। समझ में आ रही है मेरी बातें कुछ? तो अन्य देशों के अधिकार क्षेत्र आ जाएंगे उधर, तो इस कारण से अपने 6 डिग्री 4 मुख्य भूमि का पूछे तो कितना है? 8 डिग्री 4। अन्य पूछ ले आपको तो उसका आंसर क्या जाएगा? 6 डिग्री 4। लेकिन आपको पूछे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो 8 डिग्री 4। ठीक है ना? हाँ, ये ध्यान रखना। ये क्लियर है क्या मेरी बात? फिर क्लियर है सबको? पीछे ये कौन सा द्वीप था आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चलो फिर फटाफट 4 क्वेश्चन इसके भी पूछ लिए जाते हैं। तो बताओ 10 डिग्री चैनल किस चीज को पता करेगा? अंडमान को निकोबार से, या लघु अंडमान टू कार निकोबार। वेरी गुड। या आप ऐसे भी जो लघु निकोबार, लघु अंडमान, तो भी ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय जागृत ज्वालामुखी कौन से अंडमान पे? मध्य अंडमान के पूर्व में। मध्य अंडमान के पूर्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेडल पीक। और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थोलियर। कितनी है? 642 मीटर। कितनी मीटर है? 642 मीटर। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट, सेंटलीज ओंग जनजाति कहां पर है? अंडमान निकोबार। अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, ओंग, ये सब जनजातियां यहीं पर स्थित है। कहां पर? अंडमान में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। इन 3 द्वीपों, रोज को क्या कर दिया?
नील को और देवलोक को स्वराज्य। क्या कर दिया? स्वराज्य। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको क्लियर है। अरे हाँ, किसमें? अंडमान में कोई द्वीपों की संख्या फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही नगण्य द्वीप भी हैं जहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। वैसे अपन बोलते हैं कि भारत में टोटल द्वीप है 247। कितने हैं? 204 प्लस 43, 204 प्लस 43 अरब सागर में, और अपने 242 का बाकी के कितने बच गए? 204। वो कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। किसमें? 200 नॉटिकल मील। मैं आपको क्या करूँ, अपने साथ तो समस्या ही समस्या है। श्रीलंका का क्षेत्र उधर से आएगा तो भी समस्याग्रस्त है। बस एक ये मापक है कि कोई भी देश इतनी दूर में अपना कार्य कर सकता है, ठीक है ना। और सीधी सी बात ये है भाई, जिसकी लाठी उसकी। अब दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी देखो, 200 नॉटिकल मील के बाहर जाके तेल वेल निकाल रहा है, और वो सीमा क्षेत्र पड़ जाता है फिलीपींस का, जापान का, तो भी निकाल रहा है बिना। समझे मेरी बात? और बोलता है जिनको दिक्कत हो डायरेक्ट आके संपर्क करेंगे। समझ रहे हो? तो कोई डायरेक्ट आके संपर्क नहीं करता है। कौन से देश से? ठीक है, ये क्लियर? अरे चले आगे, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। अरे आप लोग यदि ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं। समझे मेरी बात है? आप यदि घर पे जाके आराम से एक बार देख लोगे ना इन चीजों को, तो सब चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएगी। अब एक चीज लक्षद्वीप को क्यों नाराज करी, उसको भी देख लेते हैं। किसको? लक्षद्वीप को। ठीक है, एक परवाल भित्ति द्वीप है, नहीं ये कैसा द्वीप है? परवाल भित्ति द्वीप। ठीक है, परवाल भित्ति द्वीप कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये आपके कोई इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना। मूंगे की चट्टाने फलाना देखना जो भी है वो बाद की बात है। ठीक है, अब देखो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में आपके क्वेश्चन बनते हैं शानदार। 8 डिग्री 9 डिग्री 11 डिग्री। जैसे 10 डिग्री है ना, वैसे 8 डिग्री 9 डिग्री 11 डिग्री। तो नीचे एक देश में मान लेता हूँ एक रथ चित्र बनाते हैं, रथ चित्र। कोई इसको सीरियस में ले ले, स्केल लेके ना आपने लग जाए कहीं पे कि कौन सा देश कहाँ सी है, याद करने के लिए बनाया गया। ये है आपका मालदीव। कौन सा है? इसके बीच में यहाँ पर हो गया 8 डिग्री। क्या है? 8 डिग्री। तो इसके जस्ट ऊपर है मिनिकोय। क्या स्थित है? मिनिकोय। क्या है? मिनिकोय। मिनिकोय के जस्ट ऊपर है 9 डिग्री। कितना डिग्री है? 9 डिग्री। और यहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप कवरती। लक्षद्वीप कवरती। ठीक है, फिर इसके ऊपर है 11 डिग्री। क्या है? 11 डिग्री। और यहाँ पर स्थित आपका अमीनी द्वीप। कौन सा है? अमीनी द्वीप समूह है। अब बताओ 8 डिग्री चैनल किसके बीच में? मालदीव मिनिकोय। मालदीव मिनिकोय 9 डिग्री, मिनिकोय लक्षद्वीप 11 डिग्री, लक्षद्वीप अमीनी द्वीप। लक्षद्वीप अमीनी द्वीप के बीच में आपको कौन सा डिग्री? 11 डिग्री। क्वेश्चन आया एग्जाम में SSC में बहुत इजी सा। लक्षद्वीप की मुख्य लैंग्वेज भाषा कौन सी है? बताओ, लक्षद्वीप की मेन भाषा कौन सी है? महल भाषा। कौन सी है? महल भाषा। महल भाषा बनी है मलयालम से, क्योंकि केरल में बोली जाती है ना मलयालम। उस मलयालम से कौन सी भाषा बनी है? महल भाषा बनी है। ये प्रमुख भाषा है कहाँ की? लक्षद्वीप की। और यहाँ पर 90% से अधिक आबादी, कई बुक्स में 99% भी लिख रखा है, मुस्लिम आबादी है। कौन सी आबादी है? मुस्लिम आबादी है। कहां पर? लक्षद्वीप में। प्लस के अंतर्गत यहाँ पर नारियल की कृषि ज्यादा करते हैं लोग। किसकी कृषि ज्यादा करते हैं? नारियल की कृषि करते हैं। और लगभग 11 द्वीपों के ऊपर जनसंख्या निवास करती है। कितने पे? 11 द्वीपों के ऊपर जनसंख्या निवास करती है। किसकी बातें ये? लक्षद्वीप की। किसकी बातें हैं? लक्षद्वीप की। अरे क्लियर हो रही है क्या? अब आपके सामने 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री। बताओ 8 डिग्री किस चीज के मध्य? मालदीव मिनिकोय। 9 डिग्री मिनिकोय लक्षद्वीप, 11 डिग्री लक्षद्वीप अमीनी द्वीप। अब आ जाओ 10 डिग्री लघु अंडमान लघु निकोबार या अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा है? 10 डिग्री। कौन सा है? 10 डिग्री। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें SSC MTS में ये पूछ लिया है अंडमान निकोबार, तो आपको बताना है लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र कौन सा है? केरल का है एर्नाकुलम हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट है? एर्नाकुलम, यानी केरल उच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय है? केरल उच्च न्यायालय। केरल का उच्च न्यायालय कहां पर है? एर्नाकुलम। कहां पर है? एर्नाकुलम। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं है। अब समझो ये वाला काम हो गया। फिर यहां से मैं एक छोटा सा एक डायग्राम और बना देता हूँ। यहाँ आपका ये मान लेते हैं अपने क्या है? श्रीलंका। ये मान लो श्रीलंका है। ये आपका है आदम ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? ये आपका कौन सा ब्रिज है?
आदम ब्रिज, जिसको आप बोलते हो राम सेतु, राम सेतु, ठीक है। यहां आपके एक द्वीप है, यहां से एक द्वीप है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप के ऊपर आपका बसा हुआ है रामेश्वरम। कौन सा बसा हुआ है? रामेश्वरम। कौन से द्वीप पर है? पंबन द्वीप के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर की साइड में बात करेंगे तो ये है पाक जल संधि। इधर क्या मानोगे आप? पाक जल संधि। ये कई बार पूछा गया है, तो पाकिस्तान नहीं करना है, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। और इधर इसके है मन्नार की खाड़ी। ये कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। ये कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। और ऊपर क्या है? पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि। और ये आपको द्वीप है पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप के ऊपर कौन सा शहर है? रामेश्वरम। कौन सा शहर है? रामेश्वरम। अब बताओ, कोई दिक्कत है? ये आपको कौन सा द्वीप हो गया? ऊपर पाक जल संधि और नीचे क्या है? मन्नार की खाड़ी। और ये कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। और इसको क्या कहोगे? राम सेतु। राम सेतु मेरे हिसाब से क्लियर है। अरे अभी मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको भारत की, सामान्य स्थिति और विस्तार। सामान्य स्थिति और विस्तार। तो मेरे हिसाब से सामान्य स्थिति और विस्तार का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ है। क्या हुआ? देखो एग्जाम से तुम्हारा नाम नहीं याद। अच्छा देखो, होगा कोई द्वीप और भी होगा तो अपन देखेंगे। लेकिन ये श्रीलंका भी है ना, ये एक दिवालिया देश है वैसे। कैसा है? दिवालिया देश है, ठीक है। और यानी कहने का मतलब एक ही बात है कि ये जैसे चीन वीन को दे देता है कई बार ये द्वीप, हबन टोटा, ठीक है ना। हबन टोटा के ऊपर क्या है कि चीन ने अपना नौसेना हवाई अड्डा बना रहा है वो चीन। ये किसको लीज पे दे दिया? चीन को। क्योंकि चीन अपने भारत को क्या करता है? घेरने की कोशिश करता है। तो हम्बन टोटा जो द्वीप है, भारत चाहता था कि वो या तो मेरे को भी ना दे या उनको भी ना दे, दोनों को ही मत दो। लेकिन ये क्या करता है? श्रीलंका। चीन की एक बड़ी नीति है। चीन क्या करता है? दूसरे जो छोटे मोटे देश है वो कर्जा देने में एक नंबर पे देश है। फिर कर्जा दे देता है, उनसे छूटता है नहीं, फिर वो दिवालिया घोषित कर देता है। फिर बोलता है मैं सड़कें इधर से बढ़ाऊंगा तो बढ़ाऊंगा, ये द्वीप मेरा है तो है, अन्यथा पैसा चुकाओ। समझो मेरी बात। और थोड़े दिनों पहले आपको पता है कि श्रीलंका कैसा हालात हुए थे वहां पे। अभी पाकिस्तान की भी स्थिति वैसी है। पाकिस्तान को खूब सारा कर्जा वर्जा दे दिया, ठीक है। अब उसको कह रहा है इधर से सड़क जाएगी तो जाएगी। द्वीप सारे उधर अपना अतिक्रमण कर रहा है। कौन सा देश? चीन। और चीन की बात ऐसी है कि जैसे अपने यहाँ पर एक कार्यक्रम चलता मेक इन इंडिया भारत में, उसके रिजल्ट अब देखने को मिल रहे हैं इंडिया में। इंडिया में नए युवा है ना, युवा आप जैसे खतरनाक बड़े युवा, वो युवा कई सेक्टरों में अपना कार्य स्टार्ट कर चुके हैं। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि पहले भारत केवल हथियार लेता था, अब देता है। अब देता है। पिस्टल विस्टल यहाँ पे भी बढ़ने लगी हैं मेक इन इंडिया के तहत। ब्रह्मोस मिसाइल ली थी, उसकी कॉपी पेस्ट कर दी इंडिया वालों ने, 2-4 और ब्रह्मोस खड़ी कर दी। समझे मेरी बात को? हाँ, तो इंडिया वाले कॉपी पेस्ट करने में एक नंबर है, छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं है। एक बार बस मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो मेक इन इंडिया कब चला था? क्वेश्चन आपका ये बनता है 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014। और स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014। तो मेक इन इंडिया में आपको पता है कि ये चीन, आप चीन का कई बार अपने में जोश हो जाता है, चीन का बहिष्कार करेंगे, चीन वाले मोबाइल नहीं खरीदेंगे, ओप्पो, वीवो, एमआई, ये मोबाइल अपने नहीं खरीदेंगे, ऐसा होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि सुबह सुबह जब उड़ते हैं और जो आप कंगे वंगे मग्गे से जो नहाते हो, जो प्लास्टिक का सामान है जिसके ऊपर कुछ भी कंपनी का नाम नहीं है, समझाना कहाँ का है? चीन का। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है और जिसके ऊपर कंपनी का नाम नहीं है, समझाना कहाँ का है? स्पेन के ऊपर तो हो गया है, इन चाइना का नहीं है, ठीक है। कि यानी जिस भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के ऊपर, हाँ ये चाइना का हो सकता है, जिसके ऊपर भी कंपनी का नाम नहीं है ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कैसा भी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कई सोच रहे कि सब चीन का क्यों होगा? नेपाल, भूटान, म्यांमार की, बांग्लादेश की तो हिम्मत भी नहीं है बढ़ाने की, समझ रहे हो। जो भी प्लास्टिक का सामान, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसके ऊपर कंपनी का नाम नहीं हो, समझ जाओ मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट है और एक टॉपिक का मैं पेपर कल या परसों में सेंड कर दूंगा। तो आप लोग एक बार ये पेपर 100 ट्यूशनों का दे लेना। नेक्स्ट वाले दिन आएंगे अगले संडे को, तो आपका एक टॉपिक पूरा कराएंगे, चाहे से 2 के लग जाए 3 घंटे। तो वो टॉपिक होगा भौतिक प्रदेश। फिर उसके बाद में एक सैटरडे संडे जो भी देखेंगे कार्यक्रम, अपोहर प्रणाली जेल है,
अफवाह प्रणाली और झीलें। एक टॉपिक देखेंगे परिवहन, कौन सा देखेंगे? परिवहन। तो बैक टू बैक आपके रिवाइज होंगे, बस आप लोग जाके घर पे अपनी जो भी किताब उसको देख लेना, और बाकी का देखते हैं नेक्स्ट संडे को। अरे भाई इतना क्लियर है ना सबको? ठीक है, बाकी का नेक्स्ट संडे। हाँ